Hi friends, today we start Mark on the Wall. Without wasting time, we start now. Perhaps it was the middle of January in the present year that I first looked up and saw the mark on the wall. बच्चों एक्चुअली ये जो मार्क ऑन द वॉल है इस चैप्टर को आप टोटली प्रैक्टिकल होकर समझना। ये चैप्टर जितना हाइपोथेटिकल है उतना ही प्रैक्टिकल भी है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको लोगे आप तो इजीली ये माइंड में इनटू हो जाएगा। तो परहैप्स इट वाज द मिडल ऑफ द जनवरी इन द प्रेजेंट ईयर दैट आई फर्स्ट लुक्ड अप एंड सॉ द मार्क ऑन द वॉल। सिंपल सी बात है कि जब मैंने इसको मार्क को पहली बार दीवार पर देखा, शायद ये जनवरी का टाइम था या जनवरी का मध्य था, मिडल था, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेन बात तो ये है कि इसके अंदर कि अपन जब भी किसी डेट को याद करते हैं तो उस डेट को क्या क्या पर्टिकुलर क्या क्या इवेंट्स हुई थी उसके अकॉर्डिंग अपने को वो डेट याद रहती है। तो यहाँ पर ये जो वर्जीनिया है वो इसी बात को इंडिकेट करती है कि ये उस समय शायद विंटर थी, क्योंकि विंटर के टाइम पे वो क्या क्या कर रही थी उस टाइम पर। तो देखते हैं। इन ऑर्डर टू फिक्स ए डेट इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर दैट वन सो। डेट को याद रखने के लिए नेसेसरी होता है कि वो क्या क्या देखा था उसको उसको याद करना। सो नाउ आई थिंक ऑफ द फायर। यहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है। अभी करिए कि जब वो डेट को याद करती है तो उस समय क्या क्या चीज़ चल रही थी उसके आसपास में। तो वो सोचती है कि उस समय आग थी। द स्टडी फिल्म ऑफ द येलो लाइट अपॉन द पेजेस ऑफ माई बुक। जो भी किताब उसके आसपास होगी उसके पेजेस के ऊपर एक येलो टिंट, ये किस येलो टिंट किसकी आएगी, नेचुरल है वो जो फायर जल रही है आसपास के मेंटल पीस के ऊपर या उसके चूल्हे पर या फिर उसकी जो सिगड़ी होती है। तो वहाँ पर मेंटल पीस के ऊपर आग जल रही होगी तो उसकी जो फिल्म थी एक येलो टिंट बन जाता है पेजेस के ऊपर, वो दिख रहा था। द थ्री क्रिम्सन क्रिसेंथेमस इन इन द राउंड ग्लास बाउल ऑन द मेंटल पीस। मेंटल पीस के ऊपर तीन फूल रखे हुए थे। यस इट मस्ट हैव बीन द विंटर टाइम। पक्के तौर पर यह सर्दी का समय था, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो है जो फ्लावर अपन देख रहे हैं क्रिसेंथेमम्स, ये सर्दी के टाइम पर ही आता था। वी हैड जस्ट फिनिश्ड आवर टी। और हमने हमारी टी को ख़त्म किया ही था। फॉर आई रिमेंबर दैट आई वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। और मुझे, क्योंकि मुझे याद है, फॉर मीन्स क्योंकि आई रिमेंबर दैट आई वॉज स्मोकिंग ए सिगरेट, मैं एक सिगरेट पी रही थी। वेन आई लुकड अप एंड सा द मार्क ऑन द वॉल। जब मैंने मार्क देखा था, एक चिन्ह देखा था मैंने वॉल पर। तो इस वॉल पर जो चिन्ह देखा था उस समय ये चीज़ें उसके साथ में थी। आई लुकड अप थ्रू द स्मोक ऑफ माई सिगरेट। और स्मोक जो सिगरेट से स्मोक निकलती है उसके थ्रू क्या देख रही थी। एंड माई आई लॉस्ड फॉर ए मोमेंट अपॉन द बर्निंग कोल्स। और उसके आसपास जो भी उसका कमरे को गर्म करने के लिए जो भी चीज़ होती है उसमें जो कोयले जल रहे थे, वो यहीं से उसकी जो फैंटेसी है वो स्टार्ट हो जाती है कि वो क्या चीज़ कल्पनाएं करती है कि जब वो बर्निंग कोयल थी उनके ऊपर उसकी आंखें ठहर गई। लॉस्ट में एक ठहर जाना। लॉस्ट मीन्स ठहर जाना। सॉरी बच्चों। अपॉन द बर्निंग कोर्स एंड दैट ओल्ड फैंसी ऑफ द क्रिम्सन फ्लैग फ्लैपिंग फ्रॉम द कासल टावर केम इन टू माई माइंड। तो जो कि जो चूल्हे के ऊपर या फिर जो अंगीठी या फिर जिसमें वो कोयला जल रहा है उसको देखते हुए अपन एक सोच सकते हैं कि कोयला काले कलर का होता है और उसके आसपास जो कोयला जो जलता है वो लाल कलर का होता है। और लाल कलर के कोयले से जो भी फ्लैप उठेगी वो भी आपको लाल कलर की दिखाई देगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो एक ओल्ड फैंसी, एक पुराने टाइम की कल्पना जो एक्चुअली ये जब ये सब चीज़ें घट रही थी या फिर जब ये स्टोरी लिख रही थी वो टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय की चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर वर्जीनिया जो भी अपनी चीज़ें लिखती है वो उसके कंटेंट पे लिखती है कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था, वॉर का टाइम चल रहा था।
तो उसके दिमाग में इसी तरह की आने लगी, जो कोयला है वो जल रहा है, तो जो कोयला जो जल रहा है उसके अंदर जो फ्लेम उठ रही वो जैसे कि टावर के वहाँ से एक झंडा लहरा रहा है, उसने एक उस तरह का उसको इमेजिन किया, क्रिम्सन फ्लैग है वो। और आई थॉट ऑफ द कैवलकेट ऑफ रेड नाइट्स राइडिंग अप द साइड ऑफ द ब्लैक रॉक, और जो ब्लैक रॉक्स है उसके साइड से होकर के और नाइट्स गुजर रहे हैं। नाइट्स का मतलब जो योद्धा होते हैं उन्होंने एक रेड कलर की वो पहन रखी है, तो रेड नाइट्स जो है वो काले जो एक चट्टान है उसके आसपास होकर निकल रहे हैं। तो एक कल्पना कर सकते हैं, अपन इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ जो कोयला होता है वो काला रंग का होता है, आसपास जो कोयला बर्निंग हो रहा है वो भी लाल रंग का होता है। तो एक फैंटेसी चल रही है उसकी। रादर टू माई रिलीव द साइट ऑफ द मार्क इंटरप्टेड द फैंसी। यहाँ पर उसकी दूसरी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि जो ही वो वहाँ पर मार्क को देखती है, एक जो दीवार पे मार्क को देखती है, देखते ही उसकी जो पूरी फैंटेसी थी वो वो इंटरप्ट हो गई। तो रादर टू माई रिलीफ ऑफ द साइट ऑफ द मार्क, तो मार्क को देखने से उसको जो रिलीफ मिलना चाहिए था, जो उसकी वार को लेकर के जो अंदर खलबली मची हुई थी। एक्चुअली यहाँ पर जो उन्होंने वर्ड लिखा है रादर टू माई रिलीफ, मुझे तो रिलीफ मिलना चाहिए था उस मार्क को देख करके, परंतु मार्क ने उसको रिलीफ नहीं दिया। और रिलीफ किस चीज़ से? क्योंकि वो वार का टाइम चल रहा था, तो वो वार वाली फैंटेसी इमेजिन कर रही थी। तो यहाँ पर भी वर्ड आया रादर टू माई रिलीफ, उसको रिलीफ तो नहीं दी बल्कि उसको इंटरप्ट कर दे उसकी फैंसी को, और उसकी थिंकिंग कहीं आगे चली जाती है। तो फॉर इट इज़ एन ओल्ड फैंसी, वो जो भी तक देख रही थी फैंसी वो किस तरह की थी? ओल्ड थी। एन ऑटोमेटिक फैंसी, कोई खास बात नहीं, ऑटोमेटिक फैंसी थी। मेड एज ए चाइल्ड पर जो बच्चे इस तरह की करते हैं। द मार्क वॉज स्मॉल राउंड मार्क, मार्क जो था वो तो स्मॉल राउंड मार्क था। ब्लैक अपॉन द वाइट वॉल, वाइट वॉल के ऊपर एक ब्लैक टाइप था। अबाउट 6 और 7 इंचेज अबाउट द मेंटल पीस, और मेंटल पीस से लगभग वो 6-7 इंच ऊंचा था। कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट देने वाली चीज़ है कि एक विंटर का टाइम था, तो विंटर का टाइम ये पूछ सकते हैं कि कैसे अपन सिद्ध करेंगे विंटर था। तो आप उसमें जो फ्लावर्स दे रखे हैं उसके बारे में बोल सकते हैं, या उसने जो टी ली उसके बारे में बोल सकते हैं, या फिर जो सिगरेट स्मोक कर रही थी उसके बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पर दूसरी बात है, वार का टाइम चल रहा था, तो वो पूरी जो इमेजिन कर रही है वो सब वार वाली इमेजिन करती है। तो वार वाली इमेजिन जिनसे उसको एक रिलीफ मिलना चाहिए था, मार्क को देख करके उसको ध्यान भटक जाता, परंतु ध्यान नहीं भटका उसका, बल्कि ध्यान कहीं और आगे चला जाता, जो अपन पूरा चैप्टर बेस्ड हो रहा है। तो उसको रिलीफ ना दे करके मार्क ने उसको क्यों इंटरप्ट किया, उसकी फैंसी को, उसकी फैंसी वहाँ पर क्लोज हो गई। और आगे क्या सोचती है? हाउ रेडिली अवर थॉट्स फॉर अपॉन ए न्यू ऑब्जेक्ट। वो करी कि जब भी कोई चीज़ देखती तो हमारी जो नेचर होती किसी भी इंसान की, वो उस नए ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरी थिंकिंग चली जाती है। ये भी एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है। जब भी हम कोई नई चीज़ देखेंगे तब उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, तो हमारी थॉट, पूरी थॉट उसके ऊपर स्वार्म अप हो गई। स्वार्म मतलब होना गैदर होना, कर उस पर आसपास गैदर होने लगी। तो हाउ रेडिली अवर थॉट स्वार्म अपॉन ए न्यू ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग इट अ लिटिल वे एज ants कैरी ए ब्लेड ऑफ स्ट्रॉ सो फीवरिशली। यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रही है कि किसी भी नई ऑब्जेक्ट पर हमारी थॉट एकदम से आ जाती है, हमारी थॉट उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाती है, पूरी झुंड के रूप में उस थॉट उस नई चीज़ पर आ जाती है। कैसे आ जाती है? जिस तरह से, और ये कह रहे हैं कि हमारी थॉट होती है वो भी जंप करती हुई चलती है। जैसे मैंने कोई चीज़ देखी, उसके बाद नई चीज़ कोई चीज़ आई, तो मेरी सभी पूरी थॉट वहाँ पर जंप कर जाएगी, मैं उसको छोड़ दूंगा। फिर मैंने कोई नई चीज़ देखी तो मेरी थॉट उस पर शिफ्ट हो जाएगी, मैं इस पुरानी चीज़ को छोड़ दूंगा। तो जो ऐसे लिफ्टिंग लिविंग का जो काम चल रहा है ये वाला, तो ये जो आंट होती है वो भी जैसे एक ब्लेड को, एक तिनके को वो उठाकर चलती है। यहाँ पर आप नोटिस करना इस बात को लेकर, इसमें एक वर्ड दे रखा है, सॉरी, इसमें एक वर्ड दे रखा है फ्यूरिशली। तो फ्यूरिशली का मतलब आप ये ना समझना कि बुखार से या बीमार एक चींटी होती है वो अब ब्लेड को लेकर के जा रही है, नहीं। यहाँ फ्यूरिशली का मतलब है व्यग्रता से,
बेचैनी से, विद एंजाइटी। या यहाँ पर दूसरा एक वर्ड ले लें, अगर आपको समझना चाहो रेपिडली वर्ड बोल सकते हैं। रेपिडली वर्ड इसके लिए फेवरेबल नहीं है, एज ए एक्सप्लेनेशन अपन उसको यूज़ कर सकते हैं रेपिडली वर्ड को। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर एंजाइटी है, एक बेचैन होकर के चींटी, क्योंकि चींटी कभी बीमार, आपको आपको लगता है कि चींटी बीमार हो सकती है, बीमार की तरह काम करती है, अपने से ज़्यादा वो स्ट्रांग होती है चींटी। तो वो चींटी जो होती है वह फ्यूरियसली एक तिनके को एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह लगा जाकर छोड़ देती है, फिर वहां से उठाती है दूसरी जगह लगा जाकर छोड़ती है। जब भी वो करती है, चींटी करती है, तो यहाँ पर ये है कि अपनी जो थॉट्स होती है वो भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट होती चली जाती है। तो हाउ रेडीली अवर थॉट्स फॉर्म अपॉन ए न्यू ऑब्जेक्ट, लिटिल इट sorry, lifting it a little way as ants carry a blade of straw so furiously and then leave it, उसको छोड़ देती है। if that mark was made by a nail it can not have been for a picture। अगर ये मार्क, अब अपनी बात पर आ जाती दोबारा वो, अगर यह मार्क किसी कील के द्वारा है तो इट कैन नॉट हैव बीन फॉर ए पिक्चर, तो ये पिक्चर के लिए तो नहीं हो सकता। इट मस्ट हैव बीन फॉर ए मिनिएचर, वो किसी एक मिनिएचर के लिए होगा। तो यहाँ पर मस्ट जो कैन नॉट हैव बीन फॉर ए पिक्चर, ये तो सेंटेंस क्लियर हो जाता है कि पिक्चर के लिए नहीं हो सकता। पर इट मस्ट हैव बीन फॉर ए मिनिएचर, ये एक मिनिएचर के लिए हो सकता है। तो मिनिएचर को वहाँ लटकाना नहीं है, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा चित्र, जो छोटा चित्र अपन ड्रॉ कर लेते हैं दीवार के ऊपर, उसके लिए आता है। तो एक पिक्चर के लिए नहीं हो सकता, मतलब अगर नेल के द्वारा नेल का बना हुआ है तो वहाँ पर कोई पिक्चर वहाँ पर लटकाई जाए, उसके लिए नहीं है। एक्चुअली में ये किस चीज़ के लिए, खुद अपने आप एक मिनिएचर बनाया जा रहा होगा वहाँ पर। तो ये इसलिए कह रहे हैं इट मस्ट हैव बीन फॉर ए मिनिएचर, द मिनिएचर ऑफ ए लेडी। मिनिएचर किसका है, एक लेडी का है, विद वाइट पाउडर्ड कर्ल्स, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या पाउडर लगा हुआ है, पाउडर डस्टेड चीक्स, उसके गालों पर सफ़ेद पाउडर है, एंड लिप्स लाइक रेड कार्नेशंस, और होठ सुर्ख लाल होठ हैं उसके। ए फ्रॉड ऑफ कोर्स, अभी फ्रॉड ऑफ कोर्स जो है यहाँ पर आपको लग सकता है थोड़ा सा लिटिल बिट आपको टिपिकल लगी है। यहाँ पर एक्चुअली ए फ्रॉड ऑफ कोर्स का मतलब धोखेबाज या चालबाजी से मतलब नहीं है। यहाँ पर ए फ्रॉड ऑफ कोर्स का मतलब है कि नहीं, जो मैं थिंकिंग कर रही हूँ ये गलत है। आप समझना, यहाँ पर धोखे वाली बात, कहीं कोई धोखे वाली बात नहीं है। अ फ्रॉड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये है कि जो भी मैंने थिंकिंग करी है वो गलत है। इसको एज ए इजी वे में लें आप, आगे ये समझ में इससे आएगा। फॉर द पीपल हु हैड दिस हाउस बिफोर अस वुड हैव चूजन पिक्चर इन दैट वे, जो हमसे पहले यहाँ पर रहते थे, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड होंगे, वो इसी तरह की पिक्चर को रखते होंगे। क्यों, एन ओल्ड पिक्चर ऑफ एन ओल्ड रूम, एक ओल्ड कमरे के लिए ओल्ड पिक्चर। एक्चुअली यहाँ पर डिफ्रेंशिएट इस तरह से करना ए फ्रॉड ऑफ कोर्स को, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने यहाँ पर पिक्चर के लिए जो ये नेल लगाई होगी या मिनिएचर बना रहे होंगे, वो डेकोरेट करने के लिए नहीं होगा, वो रूम को डेकोरेट करने के लिए नहीं होगा, पक्के तौर से वो रूम को डेकोरेट करने के लिए नहीं होगा। वो तो एस्थेटिक कन्वेंशनल के तौर पर, एस्थेटिक कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़, एस्थेटिक मीन्स जो ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटी के लिए जो चीज़ होती है, एडोन करने के लिए चीज़ें, तो वो कन्वेंशनली यूज़ करते हैं अपन उसको। जैसे अभी के टाइम में जो मुझे जिस तरह की चीज़ पसंद आती है मैं वो चीज़ लगा दूँ, आप समझना। डेकोरेट करने के लिए तो अपन एक कोई भी अच्छी जो चीज़ होती है उसको लगा सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को मैं प्रीफर करता हूँ मैं उस चीज़ को लगाऊं, चाहे वो लोगों को पसंद आए या ना आए। आप अंदर समझ रहे होंगे, मेरे कमरे में कोई व्यक्ति आता है, उसको वहां पर वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, मैं इसको अकॉर्डिंग उस कमरे को डेकोरेट करूंगा, तो वो उस चीज़ के लिए आएगा, वो डेकोरेट कर रहा हूं मैं। परंतु मैं एस्थेटिक कन्वेंशन कहां पर यूज करूंगा, जहां पर मैंने उस कमरे के अंदर वो चीज़ लगाई जो मुझे पसंद है। अंतर समझ गए।
मैंने कैमरे के अंदर वो चीज़ लगा रहा हूँ जो लोगों को पसंद आती है, तो मैं कमरे को डेकोरेट कर रहा हूँ। परंतु मैं कमरे के अंदर वो चीज़ लगा रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो इसलिए यहाँ पर आया है कि अ फ्रॉड ऑफ कोर्स, मैं गलत हूँ, ये चीज़ गलत है। फॉर द पीपल, क्योंकि people who had this house before us would have chosen picture in this that way, an old picture for an old room, that is the sort of people, वो इसी तरह के लोग होंगे। this is the sort of people, they were very interesting people, बहुत इंटरेस्टिंग पीपल होंगे। वो इसी तरह की सोच रखते होंगे, इसी तरह की पिक्चर पसंद करते होंगे। वो केवल दूसरों के लोगों को डेकोरेट करने के लिए नहीं हो सकती। because one will sorry, I just missed line. For the people who had this house before us would have chosen picture in that way, an old picture for an old room, that is the sort of people, they were very interesting people and I think of them so often, मैं उनके बारे में often थिंक करती हूँ। इन सच क्वीर प्लेसेस, एक विचित्र, क्योंकि इंटरेस्टिंग पीपल या फिर जो अजीबोगरीब व्यक्ति होते हैं वो आपको क्वीर प्लेसेस में दिखाई देंगे। तो क्वीर का मतलब जो विचित्र जगह होती है, जहाँ पर अपन केवल इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ यार वहाँ पर इस तरह के व्यक्ति मिलेंगे अपने को, और जगह नहीं मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द क्वीर प्लेसेस, बिकॉज वन विल नेवर सी देम अगेन, और वो इस तरह के व्यक्ति आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। नेवर नो वॉट हैपेंड नेक्स्ट, और उनके साथ में क्या होगा या बाद में क्या घटा होगा उसके बारे में अपन जानते भी नहीं है। तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ द पीपल, दे वर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल एंड आई थिंक ऑफ देम सो ऑफन इन सच क्वीर प्लेसेस, बिकॉज वन विल नेवर सी देम अगेन, नेवर नो वॉट हैपेंड नेक्स्ट। दे वांटेड टू लीव दिस हाउस, वो इस घर को छोड़ना चाहते थे। बिकॉज दे वांटेड टू चेंज देयर स्टाइल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को जो स्टाइल उसको चेंज करना चाहते थे। सो ही सेड, यहाँ पर ही सेड का ही किसके लिए आया ये वाला, यहाँ पर जो ही दे रखा है ये ही जो है स्पेशली लैंडलॉर्ड के लिए, जो पूर्व के उनके लैंडलॉर्ड थे। तो सो ही सेड एंड ही वॉज इन प्रोसेस ऑफ सेइंग, और वो करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ही वॉज इन प्रोसेस ऑफ सेइंग, मतलब वो करना चाह रहे थे दैट इन हिज ओपिनियन आर्ट शुड हैव आइडियाज बिहाइंड इट। वो उनकी ओपिनियन में, जो उसके पुराने जो लैंडलॉर्ड थे उनकी ओपिनियन क्या थी कि आर्ट शुड हैव आइडियाज बिहाइंड इट, कि किसी भी काम के पीछे, मतलब किसी भी आर्ट के पीछे एक आइडिया होता है, किसी भी आर्ट के पीछे एक आइडिया होता है, उसका कोई बेस बनता है। तो इट शुड इट व्हेन वी वर टोर्न असंडर, जब हम यहाँ पर टोर्न असंडर यूँ तो बोलते हैं जब हम चकनाचूर हो जाते हैं। टोर्न असंडर का मतलब आई एम टोर्न असंडर, मैं चकनाचूर हो गया, या फिर मेरे अंदर से टूट गया, मैं बुरी तरह से घायल हो गया हूँ, अंदर से मेरी फीलिंग सब मर गई है। तो जो भी आप, या फिर आप परेशान हो गए हो, फीलिंग मरना मैं गलत बोल गया, या फिर अपन किसी चीज़ से अपन परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। अब विचलन अपना किसी भी हद से हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ होती है। वो कहते हैं कि जब आदमी अंदर से बहुत अशांत हो जाता है तो उसको नीडल की आवाज़ भी उसको असहनीय हो जाती है। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि व्हेन वी वर टोर्न असंडर, जब हम टूट जाते हैं, एज वन इन टोर्न, जैसे कि कोई व्यक्ति टोर्न हो जाता है, परेशान हो जाता है, किस चीज से, फ्रॉम द ओल्ड लेडी अबाउट टू पोर आउट टी। जो एक ओल्ड लेडी, कोई व्यक्ति उस ओल्ड लेडी से परेशान हो जाता है जो चाय को उड़ेल रही है या उड़ेलने वाली है। एंड द यंग मैन अबाउट टू हिट द टेनिस बॉल इन द बैक गार्डन ऑफ द सब अर्बन विला, और ये यंग मैन जो वर्ड आ रहा है ये वाला, यंग मैन जो वर्ड आ रहा है उसी के लिए आ रहा है, जो यहाँ द वर्ड आगे लग गया है। तो ये द वर्ड आगे लग गया, ये उसी के लिए आ रहा है।
वेट को वन इज टोन, जो टोन हो गया है, तो एज वन इज टोन फ्रॉम द ओल्ड लेडी अबाउट टू पोर आउट टी एंड द यंग मैन अबाउट टू हिट द टेनिस बॉल इन द बैक गार्डन ऑफ द सब अर्बन विला। जो उसका जो सब अर्बन का मतलब होता है, जो एक अर्बन से छोटा वाला जो कस्बा होता है उसको बोलते सब अर्बन विला। उसमें जो मकान है, जो विला या हाउस है, तो उसके पीछे जो सब अर्बन विला के पीछे जो गार्डन होगा वहाँ पर वो एक टेनिस बॉल पर हिट करने वाला है। और वो किससे परेशान है, वो उस चाय को उड़ने वाली लोड लेडी से परेशान हो गया है। और वो जो हिट करने वाला है वो किस तरह का है, एज वन रशेस पास्ट इन द ट्रेन, जैसे कि पास्ट जो ट्रेन के अंदर कोई आदमी दौड़ता है, लाइक दैट। तो टेनिस खेलने वाले भी जो इधर उधर घूम करके वो हिट कर रहा है, तो वो किससे परेशान है। एक कितनी छोटी सी बात है कि कोई व्यक्ति किससे परेशान हो गया, किससे सरेंडर हो गया है, कि एक चाय उड़ने वाली लेडी से सरेंडर हो गया है। और वो चाय जो आदमी सरेंडर हुआ है वो क्या कर रहा है, वो केवल अपने घर के पीछे के बगीचे में वो एक जिग जिग रूप में वो टेनिस बॉल को हिट कर रहा है, वो परेशान हो गया है। और ये यही इस तरह के विचार होते हैं जो आर्ट के पीछे छिपे होते हैं। जब आप बाय द वे किसी की ड्राइंग देखोगे आप, तो जो ड्राइंग बनाने वाले होते हैं वो कई बार किसी भी विचलित करने वाली चीज़ को लेकर के, चाहे जैसे कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है तो उसकी ड्राइंग ड्रॉ कर देते हैं उसको वो, तो कहीं पर भी कुछ भी चीज़ जो उनको परेशान कर देती है उसको वो ड्रॉ कर देते हैं। आप समझ रहे हैं टोनसंडर। जो भी आर्ट होती, जो भी पेंटर होता है, एक अच्छे से अच्छे आप पेंटर को देखेंगे आप, जो अपनी पेंटिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उकेर देता है जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर पाते एक तरह से, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं वो उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति जो छोटी छोटी चीज़ लेकर बात को परेशान हो गया है और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आर्ट छिपा होता है, उसको आर्ट पे उकरा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर्ट शुड हैव आइडियाज। आर्ट जो है उसके पीछे कोई ना कोई आइडिया होते हैं। तो यहाँ पर आइडिया का मतलब यही है कि वो आदमी किसी चीज़ से परेशान हो जाता है और वो चीज़ें जब आर्ट में उकेरी जाती है तो डेट इज कॉल्ड द आर्ट शुड हैव आइडियाज। और वो इतना परेशान हो जाता है कि वो ओल्ड लेडी जो है कब उड़ेल रही है उससे परेशान है, जबकि वो क्या कर रहा था, केवल टेनिस खेल रहा था। बट फॉर द मार्क आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, परंतु मार्क के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव इट वॉज मेड बाई ए नेल आफ्टर ऑल, और मुझे लगता नहीं है कि ये नेल के द्वारा बनाया होगा, बिल्कुल भी नेल के द्वारा बना हो ऐसा मुझे नहीं लगता। इट्स टू बिग, क्योंकि ये कैसा है, बहुत बड़ा है। टू राउंड है। फॉर देट आई माइट गेट अप, इसके लिए मैं खड़ी हो सकती हूँ। बट इफ आई गोट अप एंड लुक्ड एट इट, और मैं खड़ी होती हूँ उसको देखती हूँ, तो 10-1, सॉरी 10-1। अबे 10-2 का मतलब ये नहीं है कि 10 से 1। 10-1 मीन्स प्रोबेबली, संभवतया। तो 10-1 मीन्स प्रोबेबली, संभवतया। तो 10-1 आई शुड नॉट बी एबल टू से फॉर सर्टेन, तो भी मैं पक्के तौर पर नहीं बोल सकती। बिकॉज वन से थिंग्स डन, नो वन एवर नोज हाउ इट हैपन। वो ये कहना चाह रही है कि ये नेल के द्वारा ही बनाया होगा, मैं पक्के तौर पे नहीं बोल सकती क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत राउंडेड है। मैं उठ सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, परंतु तो भी संभवतः मैं शायद इसके बारे में श्योर नहीं हो सकती या फिर मैं सर्टेन नहीं हो सकती। बिकॉज वन से थिंग्स हैव डन, नो वन एवर नोज हाउ इट हैपन, कि जो चीज एक बार हो गई है, तो नो वंस ए थिंग्स डन, जो चीज एक बार हो गई है, नो वन एवर नोज हाउ इट हैपन, कि वो कैसे हुई थी उसके बारे में कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई चीज आपने कोई खड्डा देखा, तो वो खड्डा आप खड्डा भले देख लेंगे, परंतु वो खड्डा किस चीज का बना होगा आप श्योर नहीं कर सकते। वही बात है कि जो चीज एक बार घट गई,
अगर वो आपके सामने नहीं घटी है परंतु वो आपके पहले ही वो घट चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, परंतु वो कैसे हुई होगी उसके बारे में अपन नहीं जानते। तो बिकॉज वंस ए थिंग्स डन, जो चीज़ हो गई है, नो वन एवर नोज हाउ इट हैपन, वो कैसे हुई थी इसके बारे में अपन पक्के तौर पे नहीं कह सकते। ओ डियर मी, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यहीं से उसकी मिस्ट्री ऑफ लाइफ शुरू हो जाती है कि जो चीज़ उसके सामने घटती है, किसी भी मैन के सामने घटती है, तो उसके बारे में तो आदमी को पता होता है, परंतु जो चीज़ पहले ही घट गई है उसके बारे में वो कैसे घटी थी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वह कह रहे हैं कि ओ डियर मी, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यही तो जीवन का रहस्य है। द इनएक्यूरेसी ऑफ थॉट, थॉट्स की अपूर्णता, इनएक्यूरेसी ऑफ थॉट, द इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की इग्नोरेंस। यहाँ पर वो अपनी जिंदगी की, मतलब ह्यूमन लाइफ को वो एक बता रहे हैं कि वो मोमेंट्री होती है, क्षणिक होती है, कि कब कोई चीज़ हुई और कब वो चीज़ खत्म हो गई। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद। तो एक बुलबुला है, वो हुआ और ही खत्म हो गया। ये लाइफ तो कुछ इसी तरह की होती है, बहुत फास्ट, रैपिड, मोमेंट्री। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं कि इनएक्यूरेसी ऑफ थॉट, थॉट भी इनएक्यूरेट होते हैं, क्योंकि पूरे थॉट आपके समा जाए पूरी जिंदगी के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की भी अज्ञानता, इग्नोरेंस ही रहती है अपने अंदर। टू शो हाउ वेरी लिटिल कंट्रोल ऑफ आवर पोजेशंस वी हैव, यहाँ तक कि हम अपनी ज़िंदगी की बात क्या करें, हमारे हाथ में जो पोजेशन, मतलब वो जो पोजेशंस हैं, हमारी खुद की चीज़ें हैं, वो भी अपने कंट्रोल में नहीं होती। लाइफ कहाँ से कंट्रोल होगी। दैट एन एक्सीडेंटल अफेयर दिस लिविंग इज आफ्टर ऑल अवर सिविलाइजेशन, जो एक सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन आज की टाइम की जो सिविलाइजेशन है, उसके बावजूद भी हमारे ये एक्सीडेंटल अफेयर्स किस तरह से हो जाते हैं। हमारी लाइफ एक खत्म हो गई है जिसका कोई आधार नहीं बचा है। हम इतने बड़े साइंटिफिक युग में रह रहे हैं, हमारे सिविलाइजेशन को इतना डेवलप हो चुकी है, परंतु उसके बावजूद भी हमारे वाट एन एक्सीडेंटल अफेयर दिस लिविंग इज, हमारी लाइफ किस तरह की होती है, एक आकस्मिक जिंदगी होती है हमारी, कब हुई और कब खत्म हो गई। लेट मी जस्ट काउंट ओवर ए फ्यू ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ आई हो, कौन सी चीज़ खत्म हो गई, तो उसके बारे में सिंपल सा अपने को एक एग्जाम्पल दे रही है वो, कि लेट मी जस्ट काउंट ओवर ए फ्यू ऑफ थिंग्स लॉस्ट इन वन लाइफ टाइम, जो उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें एक बार की ज़िंदगी में जो खत्म हो गई है, क्या क्या चीज़ें थी वो शुरू बता रही है। फॉर दैट सेम्स ऑल द मोस्ट मिस्ट्रियस ऑफ लॉसेस, ये इस तरह के मिस्ट्रियस लॉसेस थे, वो एक रहस्य में लॉसेस थे। वॉट केट वुड नो, वॉट कैट वुड नो, वॉट रेट वुड निब्बल, कि बिल्ली क्या काटेगी, चूहे क्या कुतरेंगे। तो थ्री पेल ब्लू कैरेस्टर्स ऑफ द बुक बाइंडिंग टूल्स, तो जो तीन जो पीले नीले जो डिब्बे होते हैं टूल्स रखने के, तो बिल्ली या चूहा क्या कुतरेंगे, क्या काटेंगे। तो मतलब एक यहाँ पर अपनों को लाइफ के बारे में बता रही है कि कब क्या घट जाए, कब क्या घट जाए, इसके बारे में कोई प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई उसको श्योर नहीं बोल सकता कि ज़िंदगी में कब क्या घट जाएगा, कि चूहे क्या काटेंगे। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मौत किसको कब ले जाएगी, नो वन कैन सी, नो वन कैन टेल। तो ज़िंदगी किसको क्या ले जाएगी, कब चली जाएगी ज़िंदगी, ए को लेकर जाएगी, बी को लेकर जाएगी, सी को लेकर जाएगी, नो वन कैन टेल। तो वॉट केट वुड नो, वॉट रेट वुड निब्बल, थ्री पेल ब्लू कनेस्टर ऑफ द बुक बाइंडिंग टूल्स, देन देयर वर द बर्ड केजेस, वहाँ पर जो चीज़ें इसके सामने खत्म हो गई है, क्या क्या चीज़ें हैं, बर्ड केजेस हैं, आयरन हुप्स हैं, जो आयरन के जो हुप्स होते हैं, गोल छल्ले होते हैं, स्टील स्केट्स हैं, स्केट्स जो स्टील के बने हैं, द क्वीन एनी कोल स्कटल, जो क्वीन एन है उसकी जो कोयला रखने की टोकरी है वो वहाँ से गायब हो गई है। द बेगेटल बोर्ड, बेगेटल बोर्ड एक तरह का गेम होता है जिसके ऊपर बॉल्स होती, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, और जैसे अपन कैरम या बिलियर्ड खेलते हैं उसी तरह का एक गेम होता है ये, जिसमें चारों तरफ जिसमें होल होते हैं, होल के अंदर बॉल जाती है।
तो बेक्टेल बोर्ड है वो वहां से गायब हो गया। द हैंग ऑर्गन, अभी ये सॉरी हैंड ऑर्गन, तो ये हैंड ऑर्गन मतलब जो हाथ से बजाने वाला यंत्र होता है, जो हाथ से बजाने वाले वाद्य यंत्र, सॉरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे अपन बोलते हैं माउथ ऑर्गन, तो ये हैंड ऑर्गन, तो ये हाथ से बजाने वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑल गोन, सब चले गए एक ही लाइफ के अंदर। उसके देखते देखते सब चीजें चली गई है, एक थी और वो खत्म हो गई, ऑल गोन। और क्या 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 चीजें गई वहां से उसके पास से, एंड ज्वेल्स टू, ओपल्स एंड एमराल्ड्स, ये सब जानते हो आप, ओपल्स एंड एमराल्ड्स, ज्वेल्स, दे लाई अबाउट द रूट्स ऑफ टर्निप, जो एमराल्ड्स और ओपल्स थे, ये प्रीसियस स्टोन होते हैं, वो टर्निप की रूट्स पे जड़े हुए थे, शलजम की रूट्स पर। तो ये उसके वो एक काउंट दे रही है अपने को कि उसके पास क्या क्या चीजें थी, एक एग्जांपल दे रही है कि कहने का मतलब यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज, कोयला रखने की टोकरी, अपने आयरन हुप्स, वो कैनिस्टर, छोटी छोटी चीजें, और बड़ी से बड़ी चीजें, ओपल्स, एमराल्ड्स, एक प्रीसियस स्टोन, एक छोटी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, ऑल वेनिस्ड, सब खत्म हो गई, एक ही लाइफ के अंदर सब चीजें चली गई। तो वॉट ए स्क्रैपिंग पेयरिंग अफेयर इट इज टू बी श्योर, ये किस तरह का स्क्रैपिंग पेयरिंग चल रहा है, ये आप समझ रहे हैं, थोड़ी लगा सा पहली टाइप कि छोटी छोटी चीज, बड़ी बड़ी चीज, सब इधर उधर बिखरी चीजें हैं, ये भी चला गया, आज ही वो चला गया, आज ही चला गया, एक ही लाइफ के अंदर। द वंडर इज दैट स्क्रैपिंग पेयरिंग, सॉरी, स्क्रैप मतलब जो स्क्रैप मटेरियल, पेयरिंग को उनका आप कर रहे हैं आप, तो सब स्क्रैपिंग पेयरिंग मटेरियल, ये वाला जो छूट गया है, जो बचा हुआ है, जो आप अपन ये सब चीज नोट कर रहे हैं, उलझुल सा, जिसको बोलते हैं हाँ उलझुल सा। तो वॉट ए स्क्रैपिंग पेयरिंग अफेयर इट इज टू बी श्योर, द वंडर इज दैट आई हैव एनी क्लोथ ऑन माई बैक दैट आई सिट अराउंड सराउंडेड बाय सॉलिड फर्नीचर एट दिस टाइम मोमेंट। साथ में कोई चीज एक सॉफ्ट से लेकर के एक हार्ड तक की कंपेरिजन कर रही है यहाँ पर, कि उसके पीठ पर कपड़ा रखा है और वो जो फर्नीचर है उसके वहाँ बैठी हुई है, फर्नीचर से घिरी हुई बैठी हुई है, तो वो फर्नीचर एक सॉलिड मटेरियल हो गया, लिखा हुआ भी सॉलिड, और जो क्लोथ है एक सॉफ्ट चीज हो गई वाली। तो कुछ इस तरह की वो कुछ स्क्रैपिंग पेयरिंग समझ रहे हैं आप, यही स्क्रैपिंग पेयरिंग है कि लाइफ के अंदर कहाँ से क्या हो रहा है। मतलब एक वर्ड आया है, आप आगे पढ़ेंगे, हैफेजार्ड, सॉरी हैफेजार्ड, जो हैफेजार्ड है यही चीज है कि जिंदगी ये बहुत उलझुल सी रहती है, स्क्रैपिंग पेयरिंग चलती है जिंदगी के अंदर। कोई चीज अपन कल्पना कर रहे हैं कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरे आसपास क्या चीजें हैं, जो चीजें थी वो सब खत्म हो गई है, मेरे पास कुछ कपड़े बचे मेरे पीठ के ऊपर अब, और एक सॉलिड फर्नीचर बचा हुआ है, आप समझ रहे हैं। उसके पास जो इतनी सारी लिस्ट थी उसमें से ये कपड़े बचे हैं और ये सॉलिड फर्नीचर बचा हुआ, मैं कहाँ बैठी हूँ, लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई है। वाई इफ वन वांट्स टू, सॉरी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, द वंडर इज दैट आई हैव एनी क्लॉथ ऑन माई बैक दैट आई सिट सराउंडेड बाय सॉलिड फर्नीचर एट दिस मोमेंट। वाई इफ वन वांट्स टू कंपेयर लाइफ टू एनीथिंग, अब यहां पर वो लाइफ को कंपेयर कर रही है किस चीज से, मैंने एक बार बोला मोमेंट, लाइफ इज मोमेंट्री, लाइफ बहुत क्षणिक होती है, जीवन है पानी की बूंद। तो यहां पर वो कह रही है कि लाइफ को किससे कंपेरिजन कर रहा है, वन मस्ट लाइकन, वन मस्ट लाइकन, ये लाइकन है, लाइक नहीं है, वन मस्ट लाइकन, लाइकन का मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं, तो किससे कंपेयर करना चाहिए, इट टू बीइंग ब्लोन थ्रू द ट्यूब एट 50 माइल्स एन हावर। एक गणित टाइप दे रखा है कि जब किसी ट्यूब से 50 माइल्स पर हावर की स्पीड से किसी को फेंका जाए, लैंडिंग एट द अदर एंड विदाउट ए सिंगल हायर पेन इन वंस हेयर, और वो जब दूसरे एंड पे वहां से वो निकले
तो उसके बालों में एक पिन भी ना बचे। रेपिडिटी ऑफ लाइफ। वेर आई वॉज लैंडिंग एट द एंड other end without a single hairpin in one's hair, shot out at the feet of God entirely naked। अब वो जो यहीं से उसकी होती है कि कोई व्यक्ति इतना तेज निकल जाए 50 मील पर घंटे से कि जब वो दूसरे एंड पर जब वहां उतरे तो या गिरे वहां पर उसके बालों में पिन भी ना बचे। इतनी स्पीड है लाइफ की खत्म होने की। शूट आउट एट द फीट ऑफ द गॉड एंटायरली नेक्ड। और जब वो गॉड के पास जाए तो वहां पर कैसा है, वो नेक्ड है। गॉड के चरणों में कैसा हो गया, वो नेक्ड हो गया, उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। एक्चुअली यहां पर आप सब लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा। ये यहां पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो अंडरवर्ल्ड चला गया। मैं पूरा आगे पढ़ता हूं उसको। टम्बलिंग हेड ओवर हील्स इन द एसोफेडल मिडोज। एसोफेडल मिडोज क्या होता है? एसोफेडल मिडोज है अंडरवर्ल्ड, पाताल लोक, सेकंड वर्ल्ड, हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया परलोक। तो यहां पर ये एसोफेडल एक्चुअली में लिली का जो पौधा होता है उसको बोलते हैं, लेकिन ये मिडोज साथ में जुड़ गया है तो एसोफेडल मिडोज बन जाता है अंडरवर्ल्ड, मतलब कि दूसरी दुनिया। कि जब एक इंसान मरता है वो दूसरी दुनिया में जाता है, परलोक की दुनिया या आत्माओं की दुनिया जिसको अपन बोलें। तो टम्बलिंग हेड ओवर हील्स इन द एसोफेडल मिडोज, जब वो दूसरी दुनिया में जाता है वहां पर तो वो भगवान के पास में वो नेक्ड है लाइक। और कितनी स्पीड से जाता है वो, लाइक ब्राउन पेपर पार्सल्स पिस्ड डाउन ए शूट इन द पोस्ट ऑफिस। एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस में यहां पर दिया है पार्सल, यहां पर एक वर्ड लिया है, ये और कुछ नहीं। पहले के टाइम पर पोस्ट ऑफिस के अंदर जैसे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पार्सल को भेजना है, या पार्सल क्रिएट होने के बाद, पार्सल पूरा पैक होने के बाद में, सील लगने के बाद में उसको दूसरी जगह फेंकना है, जहां पर उसको भेजना है वहां इकट्ठा करना है। तो वहां पर क्या, एक ट्यूब होती थी, एक ट्यूब। तो पार्सल को यहां कंप्लीट किया, उस ट्यूब के अंदर डाला, फट से उसको फिर नीचे फेंक दिया। तो जो ट्यूब के अंदर पार्सल जा रहा है उससे उसको कंपेरिजन करना है। क्योंकि देखो नेचुरल है कि जितने भी राइटर्स होते हैं उनके जमाने की चीज़ों को उठाकर लेकर के आते हैं। आज की डेट में जो अपन लिखेंगे तो व्हाट्सएप की दुनिया लिखेंगे, गूगल की दुनिया लिखेंगे, लेकिन उस समय व्हाट्सएप गूगल नहीं था। वहां पर जो चीज़ चल रही थी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को कंपेयर करते थे। तो वो करी कि जैसे एक पार्सल जाता है, ये पार्सल तो लाइफ भी क्या है, पार्सल ही तो है। अपनी लाइफ भी क्या है, एक एक पहले पहले से पार्सल ही तो कि एक यहाँ से अपने को फेंका और लाइफ वहां खत्म होकर दूसरी जगह चली गई। तो एस्फोडल मिडोस के अंदर, अंडरवर्ल्ड के अंदर वो जो व्यक्ति गया है मर करके, वो किस तरह से गया है कि जैसे कि पार्सल को पोस्ट ऑफिस के अंदर पन्ने किसी पार्सल को अपन डाल देते हैं, विद वंस हेयर फ्लाइंग बैक लाइक द टेल ऑफ द रेसोर्स। जो रेसोर्स होता है उसके जो जैसे बाल उड़ रहे होते हैं, सिंपल सी बात है, तो उसकी तरफ इतने फास्ट अपनी लाइफ जाती है। यस, दैट सीम्स टू एक्सप्रेस द रेपिडिटी ऑफ लाइफ। तो यही है रेपिडिटी ऑफ लाइफ। द परपेचुअल वेस्ट, कंटिन्यूस वेस्ट है एंड रिपेयर है। एक लाइफ यहाँ खत्म हुई, दूसरी लाइफ यहाँ स्टार्ट हो रही है, तो ये परपेचुअल वेस्ट एंड रिपेयर है। कोई मर गया, उसकी जगह नया आ गया और वो वहां चला गया, तो ये परपेचुअल क्या है, वेस्ट एंड रिपेयर चल रहा है। ऑल्सो केजुअल, सब ये केजुअल है, आकस्मिक है। एंड सो हेफाजार्ड, और सब क्या है, पूरा अव्यवस्थित है, किसी के बारे में कुछ नहीं है, कोई हाथ में नहीं है। एक लाइन पहले आ चुकी थी, मैं आपको बता दूं कौन सी लाइन आई थी, सॉरी, जस्ट आई शो टू शो हाउ वेरी लिटिल कंट्रोल ऑफ आवर पोजिशंस वी हैव। यही है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब चीजें ऑटोमेटिक चल रही है। ये सब वेस्ट एंड रिपेयर होना, ये कैजुअलिटी होना, ये हिफाजत होना, ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है। हमारी ज़िंदगी कुछ इसी तरह की है। इसके सॉरी मैं, ये सब क्या है, वही बात,
ये वाला वर्ड आया स्क्रैपिंग पेयरिंग ऑफ अफेयर्स। ये सब क्या है? स्क्रैपिंग पेयरिंग अफेयर्स ही है। जिंदगी की वो चीज़ें जो उलझी हुई है, उनके बारे में अपना कोई पोजीशंस नहीं है, अपना कोई कंट्रोल नहीं है। आप समझ रहे होंगे इस पूरे पैराग्राफ को मतलब। तो वी स्टार्ट नाउ सेकंड पैराग्राफ। तो यस, दैट सीम्स टू एक्सप्रेस द रेपिडिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज मोमेंटरी, द परपेचुअल वेस्ट एंड रिपेयर, ऑल्सो कैजुअल, ऑल्सो हैजार्ड। बट आफ्टर लाइफ, जब एक जिंदगी यहाँ से और दूसरी जिंदगी वहाँ शुरू होती है, आफ्टर लाइफ अंडरवर्ल्ड में, द स्लो पुलिंग डाउन ऑफ द थिक ग्रीन स्टार्क सो देयर द कप ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पर इमेजिन है जिस चीज को हमने भी नहीं देखा और राइटर ने भी नहीं देखा। अब यहाँ टोटल एक इमेजिन चलेगी कि क्या हो रहा है। द स्लो पुलिंग डाउन ऑफ द थिक ग्रीन स्टार्क, एक ग्रीन स्टार्क है, एक डंडी है, उसके ऊपर एक फूल लगा हुआ है, उसको अपन धीरे धीरे नीचे खींच रहे हैं। सो दैट कप ऑफ द फ्लावर, और वो जो फ्लावर का जो कप है वो वहाँ पर वो उल्टा हो गया है। एज टर्न्स ओवर, ये उल्टा हो गया है। डेल्यूजेस वन विद पर्पल एंड रेड लाइट, और वो जो नई जिंदगी में गया है, तो जैसे अंडरवर्ल्ड में जो पातालोक में कोई खींच रहे हैं, वो फ्लावर नीचे गया, उल्टा हो गया, वहाँ पर जाकर के एक नई जिंदगी मिल गई। तो वहाँ पर कौन सा कलर बता रहा है वो कि पर्पल और रेड कलर में डेल्यूजेस, डेल्यूजेस का मतलब मिक्स हो जाना, वहाँ पर नया कलर बन जाना। तो डेल्यूजेस द वन विद पर्पल एंड रेड लाइट, वाई आफ्टर ऑल शुड वन नॉट बी बोर्न देयर, एज वन इज बोर्न हियर। अब वो जो सिंबलिक है यहाँ पर एक तरह से कि जो फूल है वो इस टाक से नीचे खींचा है और वो वहां पर नई उसमें चला गया। तो एक सिंपल सी बात है कि जो लाइफ थी यहाँ से खत्म होकर के वहां चली गई है। अब यहाँ से खत्म होकर वहां चले गई है, तो ये कह रही है कि वाई आफ्टर ऑल शुड वन नॉट बी बोर्न। तो वहां पर भी जो पैदा हो रहा है वो यहाँ की तरफ पैदा क्यों नहीं होता? अब यहाँ कैसा पैदा होता है इंसान? हेल्पलेस। यहां पर इंसान कैसा पैदा होता है? हेल्पलेस, स्पीचलेस। हेल्पलेस जानते हैं, स्पीचलेस बोल नहीं सकता, अनेबल टू फोकस वन साइड, वो अपने आंखों को स्थिर भी नहीं कर सकता। ग्रुपिंग एट द रूट्स ऑफ द ग्रास, और ग्रास की जड़ों में ग्रुप करता हुआ। एक्चुअली यहाँ पर जो छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, वो ग्रास की जो रूट होते हैं वहां पर चिपके रहते हैं, उसके ऊपर कुतर कुतर करते रहते हैं। तो यहां पर एक वो इमेजिन कर रही है कि यहां पर भी जो पैदा होते हैं, तो जैसे यहां पैदा होते हैं वहां पर क्यों नहीं होते? यहां पर कैसे पैदा होते हैं? हेल्पलेस, स्पीचलेस, अनेबल टू फोकस वन आई साइड। एक छोटा बच्चा जिससे अपना आंखों को किसी पे फोकस भी नहीं कर सकता। ग्रुपिंग एट द रूट्स ऑफ द ग्रास, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जैसे कीड़े छोटे, तो वो जो एट द टोज ऑफ द जाइंट्स, जाइंट्स के पैरों पर, तो जाइंट्स के पैरों पर वहां पर जो छोटे छोटे कीड़े या फिर जो घास की रूट पर जो चिपके रहते हैं, तो जो बच्चे पैदा हुए यहाँ पर जाइंट्स के टोज पर हैं। तो जाइंट्स कौन है यहाँ पर? हम लोग हैं, बड़े। एक बच्चे के लिए जाइंट्स कौन होंगे? हम ही तो होंगे, हम तो उसके लिए देते हैं, जाइंट्स है। तो यहाँ पर और जाइंट्स क्या करेंगे? एज फॉर सेइंग, हम उसको क्या बताएंगे? विच आर ट्रीज, ये पेड़ है। विच आर मैन वुमेन, ये आदमी ये औरत है। और वेदर देयर आर सच थिंग्स, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी होंगी that one would not be in condition to do for 50 years or so, और यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें भी होंगी जो 50 साल तो वो करने योग्य भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? वो ये कहना चाह रही है कि जैसे इंसान यहाँ पर हेल्पलेस, स्पीचलेस, अनेबल टू फोकस वन साइट, और एक कीड़े की तरह होता है, एक जायंट के पैरों में कीड़े की तरह होता है, तो इस तरह की लाइफ वहां पर क्यों नहीं होती है? तो वाई आफ्टर ऑल शुड वन नॉट बी बोर्न देयर, एज वन इज बोर्न हियर, हेल्पलेस, स्पीचलेस, अनेबल टू फोकस वन साइड, ग्रुपिंग एट द रूट्स ऑफ द ग्रास, एट द टोज ऑफ द जाइंट्स, एज फॉर सेइंग विच आर ट्रीज। जो जाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बताते हैं उसको कि क्या चीज क्या है, कि
कि विच आर ट्रीज, विच आर मैन वुमेन, और वेदर देयर आर सच थिंग्स, यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें भी होंगी, देट वन वुड नॉट बी इन कंडीशन टू डू फॉर 50 ईयर्स, और 50 सालों तक भी वो इससे कोई चीज ना कर पाए, ऐसी कुछ चीजें भी होंगी। सो देयर विल बी नथिंग बट स्पेसेस ऑफ लाइट एंड डार्क, परंतु वहां पर क्या है, वहां पर क्या होगा, वहां पर केवल लाइट या डार्क होंगे। एक्चुअल में अंडरवर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें यह माना जाता है कि कोई आत्मा अच्छी हो या बुरी हो, वो सब वहां पर जाएंगे। आप समझ रहे हैं, एक अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा सब वहां पर जाएगी, अंडरवर्ल्ड में जाएगी। तो यहां पर जो ये दे रखा है कि वहां पर और कुछ नहीं होगा, बट क्या होगा, स्पेसेस ऑफ लाइट होगी और डार्क होंगे, इंटरसेक्टेड बाय द थिक स्टॉक, और वो डंडियों से वो अलग अलग होंगे। एंड रादर हायर अप परहैप्स, हो सकता है कुछ ऊंचे भी हों। रोज शेप्ड ब्लॉट्स, ये सब इमेजिन है, फिर समझना यहाँ पर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली ये इमेजिन है कि वो वहाँ की लाइफ को कंपेरिजन, वहाँ की लाइफ किसी ने नहीं देखी है, तो आपको यहाँ पर इमेजिन करना है। वो इमेजिन किस तरह से बता रही है अपने को कि वहाँ पर लाइट एंड डार्क होंगे, वो स्ट्रो से या फिर जो स्टाक से वो उनसे अलग अलग होंगे, रादर वो नीचे तक भी होंगे, ऊपर तक भी स्टाक जा रही होगी, मतलब वो अलग अलग होंगे, लाइट स्पेस अलग है और डार्क स्पेस अलग है। रोज शेप्ड ब्लॉट्स ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, उनका कलर वो किस तरह का बता रही है कि वो रोज शेप्ड होंगे, गुलाब की पत्तियों की जो है उसकी तरह होंगी, इंडिस्टिंक्ट कलर होगा, डिम डिम पिंक और ब्लूज कलर होंगे, विच विल एज वन टाइम्स गो, और जो जो समय निकलता जाएंगे, बिकम्स मोर डिफिनिट, वो उतने ही और अच्छे होते जाएंगे, बिकम हो आई डोंट नो वोट, और क्या होंगे, मतलब इसको बोलते हैं एलिप्स, जहां पर कोई व्यक्ति थिंकिंग करता है और उसको रिदमिकली लेकर जाकर के और उसको स्टॉप कर देता है, परंतु वो चीज रुकी नहीं है और भी चल रही है। यहाँ पर जो डॉट डॉट शो कर रहा है वो एलिप्सिस शो कर रहा है कि कोई चीज एलिप्सिस, मतलब कोई चीज कोई राइटर लिखना चाह रहा है और उसको आगे भी लिखना है, परंतु नहीं जानता क्या लिखना है। आप समझ रहे हैं, कोई राइटर लिखता है और आगे भी लिखना चाह रहा है, परंतु क्या लिखना है वो नहीं कर पा रहा, तो दैट इज कॉल्ड द एलिप्सिस। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि एंड आई डोंट नो व्हाट, और वहां पर क्या क्या होगा वो उसके बारे में उसको भी नहीं पता। आप समझ रहे हैं, रेपिडिटी ऑफ लाइफ बताई, लाइफ इज मोमेंटरी बताई, उसने लाइफ को कंपेयर किया इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड को, इस वर्ल्ड में लाइफ किस तरह का जो पैदा हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, हेल्पलेस, स्पीचलेस, कैन नॉट फोकस ऑन ए वर्क या फिर आई साइट। तो ये जो चीज़ें हैं वो बता रहा है, वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर उसने केवल दो बताई है कि वहाँ पर स्पेसेस हैं डार्क के लिए और लाइट के लिए, प्रकाश के लिए और अंधकार के लिए। वो भी स्टाक से वो भी अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के अंदर गुड स्पिरिट्स और बैड स्पिरिट्स सब वहाँ पर जाती है, वो भी स्टाक से अलग अलग हो रही है। वहाँ पर पिंक और ब्लूज कलर से डेफिनेट हो रही है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे हो सकता है वो डिफिनेट हो, बस इसके अलावा और कुछ आगे वो नहीं बता पाती है। एंड येट दैट मार्क ऑन द वॉल इज नॉट, वापस वो मार्क पे आ गई है, एंड येट दैट मार्क ऑन द वॉल इज नॉट ए होल एट ऑल, और ये होल तो भी होल तो ये हो भी नहीं सकता, ये होल तो एक छेद तो हो ही नहीं सकता। इट मे इवन बी कॉज्ड बाय सम राउंड ब्लैक सब्सटेंस, ये किसके द्वारा बना होगा, एक राउंड ब्लैक सब्सटेंस द्वारा बना होगा, कोई ब्लैक सब्सटेंस से बना होगा। सच ए स्मॉल रोज लीफ, हो सकता है कि ये क्या हो, एक कोई सूखी पत्ती हो, लेफ्ट ओवर फ्रॉम द समर, जो गर्मी के टाइम में छूट गई होगी। एंड आई नॉट बीइंग ए वेरी विजिलेंट हाउस कीपर, और चूंकि मैं बहुत विजिलेंट हाउस कीपर नहीं हूँ, बहुत अच्छा मतलब
घर को अच्छी तरह रखने वाली एक विजिलेंट हाउस कीपर। विजिलेंट का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उसको, जो काम को प्रति काम किसी भी काम के प्रति बहुत जिज्ञासु या करने वाला व्यक्ति होता है। तो हाउस कीपर जो मेंटली अच्छा काम कर सके, पूरा कंसंट्रेट के ऊपर काम कर सके, तो कंसंट्रेट फुल वो हाउस कीपर नहीं है, मतलब वो ध्यान काम पे ध्यान नहीं दे पा रही है, ये बोल सकते हैं। तो लुक एट द डस्ट ऑन द मेंटल पीस, उसको मेंटल पीस के ऊपर मिट्टी जम रही है। फॉर एग्जाम्पल द डस्ट विच सो दे से बरिड ट्रॉय 3 times ओवर, और इतनी मिट्टी जम गई है, मतलब वो केयरलेस है, ये बोल रहे हैं अपन कि वो केयरलेस, वो खुद बोल रही है कि मैं खुद केयरलेस हूँ, मुझसे मिट्टी भी साफ नहीं होती है, मुझसे तो जो गुलाब की पत्ती थी वो जो चिपक गई वो भी नहीं हटी होगी, तो भी चिपकी हुई है। तो उसका एग्जाम्पल किससे दे रही है वो, कि वो जो मेंटल पीस है उसके ऊपर भी डस्ट छाई हुई है, तो भी चिपकी हुई रह गई। फॉर एग्जाम्पल द डस्ट विच सो दिस से बरिड ट्रॉय 3 times ओवर, और डस्ट भी कितनी जम रही है, इतनी डस्ट जम रही जिसने ट्रॉय, एक शहर है, सिटी है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। ट्रॉय एक सिटी का नाम है टर्की में, जो एक ऐसा माना जाता है लगभग 2-3 ढाई हजार साल पहले कोई सिटी रहा होगा टर्की के अंदर। तो वो जो ट्रॉय है वो पूरा दब गया है, इतनी मिट्टी लगभग उसके ऊपर है। ओनली फ्रेगमेंट्स ऑफ पोर्ट्स अटरली रिफ्यूजिंग एनिलेशन इज वन कैन बिलीव। परंतु अब ये इंपॉर्टेंट बात और यहीं पर ही आती है एक नया कॉन्सेप्ट, कि ट्रोय तो भले ही दब गया हो, परंतु वहां पर कुछ अवशेष मिले, फ्रेगमेंट्स मिले पोर्ट्स के। अपन ने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी पहले कभी किसी में, कि सब पुराने बर्तन मिलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता पास पता अपने को पता लगती है, उनके जो नीले काले बर्तन आते हैं, बर्तन भांड आते हैं, उनसे पता लगा कि वहां पहले कोई सिविलाइजेशन रही होगी। तो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो फ्रेगमेंट्स ऑफ पोर्ट्स मिले हैं वो टोटल, अटरली का मतलब था कंप्लीटली, एनिलेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, तो उस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को रिफ्यूज कर रहे हैं। मतलब अभी भी वहां कुछ था किसी टाइम पर, वो खत्म नहीं हो पाया, जो पहले वहां पर होगा वो खत्म नहीं हो पाया पूरा, क्योंकि वहां पर क्या मिल गए हमें, फ्रेगमेंट्स मिले हैं। वन कैन सी बिलीव, जैसा कि कोई विश्वास कर सकता है। कर जो छोड़ो, यहां पर एक मेन चीज करना चाह रहे हैं कि जो भी काम होता है वो अपने ट्रेसेस छोड़ता है। एवरी वर्क लेफ्ट इट्स ट्रेसेस बिहाइंड इट, क्लू छोड़ते हैं, चोर अपने सुराग छोड़ के चले जाते हैं। तो यहां पर भी कंडीशन है कि जो भी काम हुआ है उसका कुछ तो कुछ छूटता है, और उससे से हमें पता लगता है कि यहां पर कुछ तो रहा होगा। मतलब जिंदगी के अंदर सब कुछ खत्म हो जाए, परंतु उसके ट्रेसेस ऐसे रहते हैं इंसान के, जिसकी वजह से हमें उसके बारे में, पुरानी चीजों के बारे में पता लग जाता है, या उसके ऊपर हम लोग गेस करते हैं। मतलब उसका कंप्लीट इनहेलिशन नहीं हुआ। तो ट्रोय जो 3 बार दब जाए, इतनी डस्ट वहां पर है, मुझसे वो पत्ती भी नहीं हटी है, अपने आप की वो बता रही है कि वो केयरलेस रही होगी। और वहां पर जो ट्रोय के बारे में उसने बोल दिया कि फ्रेगमेंट्स मिले हैं वहां पर पोर्ट्स के, इसका मतलब वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं हुआ है कि, और वहां पर पता लगता है कि वहां कभी ट्रोय इतना बड़ा सिटी रहा होगा। तो एवरी वर्क जस्ट लेफ्ट ट्रेसेस बिहाइंड इट। द ट्री आउटसाइड द विंडोज टेप्स वेरी जेंटली ऑन द पेन। दूसरी एक पैराग्राफ नया स्टार्ट हुआ है, इसमें ये बता रहा है कि जो ट्रीज है घर के खिड़की के बाहर जो ट्रीज है वो धीरे धीरे अपने जो उसका विंडो होता है, विंडो की पेन को वो स्पर्श कर रहा है, थपते भी लगा रहा है, आप यू कैन इमेजिन। तो आई वॉन्ट टू थिंक क्वाइटली काल्मली स्पेशियसली, नेवर टू बी इंटरप्टेड, नेवर टू हैव टू राइज फ्रॉम माई चेयर। वह कहना चाह रही है आई वॉन्ट टू थिंक, मैं सोचना चाहती हूँ, क्वाइटली काल्मली, दोनों चीजें एक ही तरह की होती है कि शांति से, धैर्यपूर्वक, आराम से, स्पेशियसली, बिगर, नेवर टू बी इंटरप्टेड, कोई बाधा ना बने, बस सोचती रहूं। नेवर टू हैव टू राइज फ्रॉम माई चेयर, चेयर से उठे भी नहीं। टू स्लीप इजिली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक
एक चीज से स्लिप होकर दूसरी स्लिप पर चली जाए, बस थॉट और कुछ नहीं, विदाउट एनी सेंस ऑफ द हॉस्टिलिटी और ऑब्स्टाकल, किसी तरह की कोई ऑब्स्टाकल नहीं आनी चाहिए। आज मेरी थॉट इस पर स्वार्म हो रही है, कल या फिर थोड़ी देर बाद मेरे उस पर स्वार्म हो जाए, मैं आज इस बुक के बारे में सोच रहा हूँ, मेरी कंसंट्रेशन उस बुक पे चली जाए, बस आराम से चल जाए, वो काल्मली चल जाए, इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए बीच में, किसी की आवाज़ अभी नहीं आनी चाहिए। तो आई वॉन्ट टू थिंक क्वाइटली, calmly, especially never to be interrupted, never to have to rise from one my chair, to slip easily from one thing to another without any sense of hostility or obstacle. I want to sink deeper and deeper. मैं डूबना चाहती हूँ, मैं थिंकिंग करने में डूबना चाहती हूँ, क्योंकि डीपली में ओनली थिंक कर लूँ। तो आई वॉन्ट टू सिंक डीपर एंड डीपर अवे फ्रॉम द सरफेस। ऊपर सुपरफिशियली नहीं सोचना, गहराई तक सोचना है। आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो गहराई से चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें, डीपली चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें, सुपरफिशियली नहीं चलना। अवे फ्रॉम द सरफेस विथ इट्स हार्ड सेपरेट फैक्ट्स। ओनली इस चैप्टर को मैं केवल ओनली इंग्लिश की हिंदी कर दूं वो सफिशियंट नहीं है। आप समझ रहे हैं, इस चैप्टर की मैं इंग्लिश के डायरेक्ट हिंदी कर दूं तो आपको हिंदी तो कहीं मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू सिंक डीपर एंड डीपर अवे फ्रॉम द सरफेस विथ इट्स हार्ड सेपरेट फैक्ट्स। ओनली फैक्ट को नहीं जानना, टू स्टडी माई सेल्फ, मुझे स्टडी करने के लिए, स्टडी कंप्लीट ध्यान पूर्वक, काल्मली लगातार सोचने के लिए। लेट मी कैच होल्ड ऑफ द फर्स्ट आइडिया, मुझे मेरे एक विचार पर को पकड़ने दो, बस जो विचार मैंने पकड़ लिया, जो थिंकिंग मेरे अंदर स्टार्ट हो गई वो चलती रहे विदाउट ऑब्स्टाकल। डेट पासेस शेक्सपियर, जो थिंकिंग प्रोसेस है मेरी वो शेक्सपियर से भी आगे निकल जाए। मतलब उस टाइम तक शेक्सपियर बहुत अच्छा पोइट रहे थे, तो शेक्सपियर की जो थॉट थी मैं उससे भी क्या आगे निकल जाऊँ, इतनी डीपली मैं किसी चीज़ को थिंक करूँ, सोचूं। वेल ही विल डू एज वेल अनदर, तो वो भी वही करे जैसे वो लोग करते थे। अ मैन हु सेट हिमसेल्फ सॉलिडली इन एन आर्म चेयर, एक आर्म चेयर, जो समझ रहे होंगे आर्म चेयर जिसके ऊपर आर्म का वो मुट्ठा बना होता है, उस पर बैठा हुआ है। मेन वर्ड में वर्ड है सॉलिडली। सॉलिडली का मतलब होता है, यहाँ पर सॉलिडली का मतलब कठोरता से नहीं है, यहाँ पर सॉलिडली का मतलब होता है बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए। आप समझ रहे हैं, सॉलिडली पूरा वेट आपने उस चेयर पर डाल दिया, मतलब बहुत आराम से। तो ए मैन हु सेट हिमसेल्फ solidly in an armchair and looked into the fire, और आग की तरफ देख रहा है, मतलब यहाँ पर यह है कि वो सोचने में लग गया है। और सोच किस तरह रहा है, ए शावर ऑफ आइडियाज फेल परपेचुअली फ्रॉम सम वेरी हाई हेवन डाउन, और स्वर्ग से उसके अंदर परपेचुअली आइडियाज आ रहे हैं, शावर हो रहे हैं। थ्रू हिज माइंड ही लीन्ड हिज फोरहेड ऑन हिज हैंड, उसने आराम से अपने फोरहेड को उसके हाथ पर टिका लिया। थ्रू हिज हैंड ही लीन्ड हिज फोरहेड ऑन हिज हैंड एंड पीपल लुकिंग इन थ्रू द ओपन डोर, और पब्लिक है बाहर से इस व्यक्ति को देख रही है, शेक्सपियर को देखने के लिए आते होंगे। फॉर दिस सीन इज सपोज टू टेक प्लेस ऑन ए समर्स इवनिंग, और ये कब हुआ होगा, इस सीन के कब का इमेजिन किया जा रहा है, जब गर्मी थी। बट हाउ डल दिस इज, कितना डल है ये सीन, उसको इस तरह से विचार करना उसको खुद को पसंद नहीं आया। वर्जीनिया वुल्फ को इस तरह की विचार करना खुद को पसंद नहीं आया। वो किस तरह का विचार करना चाहती है, अब समझे आप समझ रहे हैं। वो जो उसकी थॉट शेक्सपियर से भी आगे चली जाए, और शेक्सपियर की तरह वो लोगों ने किया, शेक्सपियर ने भी उसी तरह का किया,
या फिर समझें कि हाँ भाई जैसे उसने वो बैठ गया आराम से, चेयर के ऊपर बैठ गया, आराम से बैठ गया, केवल थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, तो भी थिंकिंग कर रही, सोच रही है, परंतु यहाँ पर ही वो खुद अपनी इस इमेजिन को इंटरप्ट कर लेती है। वो चाहती है कि नहीं 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 नहीं, मुझे चीज़ पसंद नहीं आ रही जिस तरह से उसने किया, शेक्सपियर ने किया। वो किस तरह की सोच चाहती है वो देखें आप। For this scene is supposed to take place on summer's evening, but how dull this is. This historical fiction, it doesn't interest me at all. मुझे इसमें बिल्कुल भी जो हिस्टोरिकल फिक्शन है मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। I wish I could hit upon a pleasant track of thought. वो सोच किस तरह की लेना चाह रही है? A track indirectly reflecting credit upon myself. एक ऐसा रास्ता, सोचने का ऐसा रास्ता जो इनडायरेक्टली उसको रिफ्लेक्ट करे, उसकी सोच उसके अंदर, माइंड के अंदर जो आए वो उसको रिफ्लेक्ट करे। आप समझना यहाँ पर किस तरह की थॉट है। हु बिलीव जेन्युइनली दैट दे डिसलाइक टू हियर देयर ओवन प्रेसेस। सॉरी, आई जस्ट मिस्ड। तो आई विश आई कुड हिट अपॉन ए प्लीजेंट ट्रैक ऑफ थॉट। सोच की ऐसी सुखद अनुभूति वो चाहती है। किस तरह की सुखद अनुभूति चाहती है वो? ए ट्रैक इनडायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग क्रेडिट अपॉन माई सेल्फ। उस सोच की क्रेडिट उसके ऊपर आ जाए, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करे। ए ट्रैक इनडायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग क्रेडिट अपॉन माई सेल्फ फॉर दोज आर द प्लीजेंटेस्ट थॉट्स। और वो प्लीजेंटेस्ट थॉट्स है उनके लिए। एंड ए वेरी फ्रिक्वेंटली इवन इन द माइंड्स ऑफ मोडेस्ट माउस कलर्ड पीपल। और जो मोडेस्ट माउस कलर्ड पीपल है, तो मोडेस्ट माउस कलर्ड पीपल का मतलब यह है कि एक छोटे से व्यक्ति के अंदर इजीली वे में, क्योंकि शेक्सपियर तो बहुत बड़ा था और ये अपने आप को छोटा मानकर चल रही है, तो एक बड़े व्यक्ति के अंदर जिस तरह की थॉट आ रही है, मुझे उस तरह की थॉट नहीं चाहिए। मुझे इस तरह की थॉट चाहिए जो मुझे सुखद अनुभूति दे। मुझे किसी और के लिए नहीं सोचना। आप समझ रहे हैं? मुझे किसी और के लिए नहीं सोचना कि मुझे शेक्सपियर की तरह मेरी थॉट्स को मुझे किसी और को बतानी है। शेक्सपियर ने लिखा, अच्छा लिखा, नो डाउट, परंतु जो उसने लिखा वो दूसरों को बता रहा है, दूसरे उसको पसंद कर रहे हैं और दूसरे उसको प्रेस कर रहे हैं, उसको प्रशंसा कर रहे हैं जो कुछ शेक्सपियर ने लिखा। परंतु तो यहां वो बता रही है मैं इस तरह की थॉट चाहती हूं जो मुझे खुद को सुख की अनुभूति दे, किसी और को दे या ना दे। आप समझ रहे हैं? दो तरह की थॉट। मैं वो चीज लिख रही हूं सोच करके जो लोगों को पसंद आ रही है, जैसे शेक्सपियर ने किया। मैं किस तरह का पसंद करूंगी? मोडेस्ट माउथ कलर्ड पीपल की तरह, बिल्कुल सिंपल जो मोडेस्ट पीपल होते हैं उनकी तरह। इनकी तरह किस तरह की थॉट? हु बिलीव जेन्युइनली दैट दे डिसलाइक, जो इस बात में विश्वास करते हैं जेन्युइनली कि दे डिसलाइक, वो डिसलाइक करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, टू हियर देयर ओवन प्रेसेस, अपनी खुद की प्रशंसा को। मतलब वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो अपनी थॉट को इस तरह से नहीं बताएंगे कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनको इस बात से मतलब नहीं है। वो खुद ही सुख की अनुभूति करें। वो इस तरह की थॉट चाहती है कि वो जो सोच रही है, खुद की थिंकिंग के लिए सोच रही है, वो अपने आप को वो डेकोरेट कर रही है, अपने थिंकिंग को, प्रोसेस को। वो जो सोच रही है खुद की सुख की अनुभूति के लिए सोच रही है, वो इसलिए नहीं सोच रही कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हु बिलीव जेन्युइनली दैट दे डिसलाइक टू हियर देयर ओवन प्रेसेस, दे आर नॉट थॉट्स डायरेक्टली प्रेसिंग वन सेल्फ। वो थॉट्स उसको प्रशंसा के लिए नहीं होंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ देम। यही तो उनके अंदर की सुंदरता है, यही तो उनके अंदर की सुंदरता है। जो मोडेस्ट मॉस कलर्ड पीपल लाइक मी, लाइक वर्जीनिया वुल्फ, उनके अंदर की सुंदरता क्या है कि वो अपने ही सोच के अंदर सुख की अनुभूति ले रहे हैं। वो दूसरों को
अपनी थॉट बता करके प्रेस नहीं होना चाह रहे, अपनी खुद की थॉट बता करके, दूसरों को बता करके वो प्रशंसा नहीं चाहते कि लोग अब मेरी तारीफ करें, वो तारीफ पा करके सुख की अनुभूति नहीं करना चाहते, वो तो अपने थॉट में ही रमना चाहते हैं। कोई व्यक्ति भक्ति करे, भजन गाए, तो एक तो दूसरों को सुनाने के लिए कोई संगीतकार बहुत अच्छे ढंग से भजन गा रहा है, समझ रहे हैं आप अंतर को? कोई संगीतकार, कोई म्यूजिशियन, भजन गाने वाला किसी और को सुनाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से भजन को सुना रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो खुद भजन गा रहा है लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, वो अपने मन के उद्गार से खुद के लिए भजन गा रहा है, अपने भक्ति भाव से गा रहा है। भले उसकी आवाज अच्छी हो या ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी प्रशंसा सुनने से कोई मतलब नहीं है। परंतु एक जो संगीतकार होगा, दूसरा जो दूसरों को सुनाने के लिए गा रहा है, वो प्रशंसा सुनना पसंद करेगा। परंतु यहां पर जो व्यक्ति अपने दिल के उद्गार से जो गा रहा है, उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि मेरी को प्रशंसा करेगा, वो तो बस अपने आप में गाता चला जाता है भगवान के सामने। तो लाइक दैट कि वहां पर वो उस थॉट को पसंद नहीं कर रही है, वहां पर किस तरह की थॉट चाहती है वो, कि जहां पर वो खुद अपने थॉट के अंदर रमी रहे, अपने थॉट को वो प्यूरिफाई करते रहे, अपने थॉट में सुख की अनुभूति करे, उनको किसी को बताना नहीं है, किसी से उनको प्रशंसा सुननी नहीं है, वो प्रशंसित नहीं होना चाहते। यही उनके अंदर की ब्यूटी है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ देम एंड दे आर थॉट्स लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड देन आई केम इन टू द रूम, मैं कमरे में आ गई। दे वर डिस्कसिंग बॉटनी, वो बॉटनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर देखा मतलब उसके हस्बैंड और फ्रेंड सर्किल, तो दे वर डिस्कसिंग बॉटनी। आई सेड I said how I had seen a flower growing on a dust heap on the site of an old house in Kingsway. किंग्सवे के जो पुराना मकान था, वहाँ पर मैंने एक जो मिट्टी थी, वहाँ पर मैंने एक फ्लावर को देखा। I see the seed I said must have been sown in the reign of the Charles the First. चार्ल्स फर्स्ट के शासन में उसको बोया होगा, तब वो फ्लावर बना होगा। व्हाट फ्लावर्स ग्रू इन द रेंज ऑफ द चार्ल्स द फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पर किस तरह के फ्लावर उगते होंगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, बट आई डोंट रिमेंबर द आंसर, जो भी उसको आंसर दिया गया होगा उसके हस्बैंड के द्वारा, या जो उस कमरे के अंदर बैठे होंगे उसको आंसर को उसको ध्यान नहीं है, वो भूल गई उस आंसर को, तो वी लेफ्ट इट। तो बट आई डोंट रिमेंबर द आंसर। टाल फ्लावर्स विद पर्पल टासल टू देम परहैप्स, वो शायद वो लंबे फ्लावर होंगे, पर्पल कलर के फ्लावर होंगे, एक उनका गुच्छा होगा, इस तरह का फ्लावर आता होगा। तो एंड सो इट गोज ऑन, इस तरह की डिस्कशन चल रही है। ऑल द टाइम आई एम ड्रेसिंग अप द फिगर ऑफ माई सेल्फ। अब इस कंटेक्स्ट को उसी रूप में लेना जो अपन ने पहले पढ़ा था इसके पहले वाले पैराग्राफ में, कि किस तरह की थिंकिंग से उसको जोड़ रही है वो। ऑल द टाइम आई एम ड्रेसिंग अप द फिगर ऑफ माई सेल्फ इन माई ओन माइंड, मेरे खुद के माइंड के अंदर मैं ड्रेस अप कर रही हूँ मेरे फिगर को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरी पर्सनैलिटी को। सॉरी, ऑल द टाइम आई एम ड्रेसिंग अप द फिगर ऑफ माई सेल्फ इन माई माइंड, लविंगली, स्टिल्थली, नॉट ओपनली एडोरिंग इट, किसी को बताने से कोई मतलब नहीं है। लविंगली, स्टिल्थली, ओपनली, सॉरी नॉट ओपनली एडोरिंग इट, फॉर, क्योंकि इफ आई डिड दैट, अगर मैं ऐसा करती हूं, आई शुड केच माई सेल्फ आउट, मुझे अपने आप को रोकना होगा, एंड स्ट्रेच माई हैंड, और मुझे हाथ फैलाने होंगे, फॉर ए बुक इन सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। अब उसने ये लाइन क्यों बोली? वो बोल रही है कि मैं खुद अपनी थिंकिंग अपने अंदर रखना चाह रही हूँ, मैं उसको किसी को ओपनली ऑर्डर नहीं करना, मैं लविंगली, स्टिल्थली, मैं मेरे प्रोसेस को, मेरे थॉट के प्रोसेस को मैं कंटिन्यू रखूँ,
मैं बाय द वे इसको ओपन कर दूंगी तो मुझे किताब किताब उठानी पड़ जाएगी। अगर मैं इस थॉट को ओपन कर दूंगी, इसको ओपन कर दूंगी, तो मुझे किताब उठानी पड़ जाएगी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मुझे मेरे प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा क्यों? इंडीड इट इज क्यूरियस हाउ instinctively one protects the image of oneself from idolatry or any other handling that could make it ridiculous or too unlike the original to be believed in any longer। वो ये कह रही है कि एक ये क्यूरियस है और एक ये नेचुरल है। इंस्टिंक्टिवली एक इंस्टिंक्ट है, नेचुरल है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करता है, ऐसी इमेज से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है जो उसको रिडिकुलस बना सकते हैं, जिसके ऊपर लोग हंसें, फप्तियाँ कसें। अपनी इस तरह की इमेज बनाने से कोई भी व्यक्ति बचना चाहता है। तो इंस्टिंक्टिवली वन protects the image of oneself from idolatry। आइडोलेट्री यू नो, मूर्ति पूजा। क्रिश्चियनिटी के अंदर आइडोलेट्री को गलत माना है। अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसके ऊपर मतलब गलत मानने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो एक रिडिकुलस बन जाएगा। तो इंस्टिंक्टिवली वन प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ वन सेल्फ फ्रॉम आइडोलेट्री और एनी अदर हैंडलिंग दैट, और ऐसे भी कोई भी काम करने से दैट मेक इट रिडिकुलस, जिसको रिडिकुलस बना सकता है, और टू अनलाइक द ओरिजिनल टू बी बिलीव्ड इन एनी लॉन्गर। अनलाइक द ओरिजिनल, अनलाइक द ओरिजिनल मीन्स जो ओरिजिनल से अलग है, मतलब जो चीज ओरिजिनल है उससे कोई चीज अलग हो जाए, टू बी बिलीव्ड इन एनी लॉन्गर, कि उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सके। कथनी और करनी में अंतर की तरह, कथनी और करनी में अंतर की तरह। आप एक्चुअल में जिस तरह के हो, अगर आप उसके बजाय अपने आप को कोई और चीज दिखाना पसंद करोगे तो आप ओरिजिनल से अलग हो गए। और जो चीज ओरिजिनल से अलग हो जाती है तो उसके ऊपर लोगों का ज्यादा टाइम तक विश्वास नहीं रहता। समझ गए आप? तो अनलाइक द ओरिजिनल टू बी बिलीव्ड इन एनी लॉन्गर, अगर ओरिजिनल से हट करके आप होंगे तो आप पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाएगा। और सो इट इज सॉरी और इज इट नॉट सो वेरी क्यूरियस आफ्टर ऑल, इट इज द मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसको इस मैटर को ग्रेट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो। तो सॉरी अनलाइक द ओरिजिनल टू बी बिलीव्ड इन एनी लॉन्गर, और इज इट नॉट सो वेरी वेरी क्यूरियस आफ्टर ऑल। क्या ये अलग जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है वाली कि इट इज मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस सपोज द लुकिंग ग्लास मिसेज। यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म है जो आपको खाएंगे। कुछ टर्म इस तरह के हैं जैसे फैंटम, रियलिटी। कि फैंटम किसको बोल रहा है, रियलिटी किसको बोल रहा है, मैं आपको थोड़ा ये लुकिंग ग्लास किसको बोल रहा है, आते जाएंगे आगे वर्ड। तो सपोज ये फैंटम किसको बोल रहा है, तो यहां पर सपोज द लुकिंग ग्लास मैसेज, अगर लुकिंग ग्लास जो दर्पण होते हैं, जो मिरर होते हैं, अगर टूट जाता है, द इमेज डिसअपियर्स, इमेज गायब हो जाती है, एंड द रोमांटिक फिगर विद द ग्रीन फॉरेस्ट डेप्स ऑल अबाउट इट इज देयर नो लॉन्गर। और एक रोमांटिक फिगर जो हरा जो जंगल है, उसकी गहराई मतलब घना जंगल है, तो वो घना जंगल जो है वो टूट जाता है। घना जंगल की जो इमेज है, जो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रही है कांच के ऊपर, क्योंकि जब अगर कांच टूट गया है तो पूरी चीज़ें, इमेजेस जो है वो टूट जाती, बिखर जाती है। बट ओनली दैट शेल ऑफ ए पर्सन, परंतु वहाँ पर क्या रह जाता है, एक
किसी भी इंसान का एक शेल रह जाता है, कवच रह जाता है, आवरण रह जाता है, केवल आउटलुक रह जाती है, विच इज सीन बाय पीपल, जो दूसरे लोग उस खोखलेपन को देखते हैं। एयरलेस है, शेलो है, बाल्ड है, प्रोमिनेंट वर्ड इट बिकम, और इस तरह का जो प्रोमिनेंट वर्ड है किस तरह का हो जाता है। तो यहाँ पर जो लुकिंग ग्लास दे रखा है, एक्चुअल में लुकिंग ग्लास जो है वो ह्यूमन फीलिंग्स है, थॉट्स हैं। अगर किसी चीज के अंदर किसी व्यक्ति की अगर ह्यूमन फीलिंग्स या सिंपैथी, ह्यूमैनिटी अगर ये खत्म हो जाएगी, इमोशंस खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जो लुकिंग ग्लास जो है वो इमोशंस को लेकर मान के चलना। तो अगर ये आपकी किसी व्यक्ति के अंदर की अगर इमोशंस खत्म हो जाएंगे तो वो आदमी किस तरह का होगा? वो आदमी रोमांटिक नहीं हो सकता, वो आदमी एयरलेस हो जाएगा, वो आदमी शेलो हो जाएगा, वो आदमी बाल्ड हो जाएगा। बाल्ड का मतलब गंजापन नहीं है, यहाँ बाल्ड का मतलब है कि जो व्यक्ति ऐसा हो गया है कि जिसके अंदर अब कुछ नहीं बचा, उसके ऊपर क्लेड भी नहीं, एक नेक्ड नेक्ड हो गया वो, अब वो क्लेड हो गया, नेक्ड है वो, उसके ऊपर किसी तरह का कुछ नहीं बचा उसके ऊपर सजाने के लिए, इनके लिए। तो प्रोमिनेंट वर्ड इट बिकम्स, तो इस तरह का जो अपना जो प्रोमिनेंट वर्ड है वो किस तरह का हो जाएगा? ए वर्ड नॉट टू बी लिव्ड इन, जिसके अंदर रहना बेकार है। आप समझ रहे हैं? अगर फिर मैं बोल रहा हूं लुकिंग ग्लास को यहाँ पर आपकी इमोशंस लेकर चलना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशंस खत्म हो जाएंगे, इस संसार से अगर इमोशंस हट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? खोखलापन बचेगा, केवल अपने ये आवरण आवरण कवच रह जाएंगे, और ये संसार रहने लायक नहीं बचेगा। एज वी फेस ईच अदर इन द ओमनी बसेस एंड अंडरग्राउंड रेलवेज वी आर लुकिंग इन टू द मिरर। और वापस ये मान कर चल ये लेना कि जो ये इमोशंस है, जो ये इमोशंस हम जब लोगों से मिलते हैं और उन इमोशंस को हम लोगों के अंदर देखते हैं, उनकी जो मिरर हम हमारे अंदर जो बनती है वो हमें कहाँ कहाँ, क्योंकि उस समय लोग घूमने की जगह क्या होती थी? ओमनी बसेस या रेलवेज, जहाँ ज़्यादा लोगों की जमघट रहती है, लोग वहाँ आपस में टकरा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो ये जो ओमनी बसेज है, जो रेलवेज है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो लोग आपस में मिल रहे हैं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को खोखलेपन को नहीं देख रहे। आज के टाइम पर हम लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लगे रहेंगे, परंतु कि पहले के लोग आपस में मिला करते थे, वो आपस में एक दूसरे की सिंपैथी को शेयर करते थे, वो आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते थे, वो आपस में एक दूसरे की इमोशंस को एग्जामिन करते थे। तो वो जो आपस में जो ये चीज देख रहे कर रहे हैं, वो केवल बाहर के आवरण को देखकर नहीं मिलता था किसी को, वो उनके अंदर की ब्यूटी को या उनके अंदर की इमोशंस को लेकर के एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। तो एज वी फेस ईच अदर इन omnibuses एंड अंडरग्राउंड रेलवेज वी आर लुकिंग इन टू द मिरर। तो हम मिरर में देख रहे होते हैं। तो मिरर का मतलब हम एक दूसरे के अंदर झांक रहे होते हैं। हम केवल उनको ऊपर से नहीं देख रहे, हम लोगों के अंदर झांक रहे हैं, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो देट अकाउंट्स फॉर द वेगनेस द ग्लिम्स ऑफ ग्लासीनेस। तो यहाँ पर जो वेगनेस दे रखा है, अस्पष्टता। अब यहाँ पर एक तो किसी फैक्ट को जान लेना, केवल हाँ भाई ठीक है ये ढांचा इस तरह का है, या ये मूर्ति स्टैचू है, ये किसकी स्टैचू है, उस वो चीज अपने को दिखाई दे रही है, परंतु उसके अंदर की इमोशंस क्या होंगी, फीलिंग्स क्या होंगी, वो तो अस्पष्ट भी रहेगी। उसके बारे में हम इमेजिन नहीं करेंगे वो किस तरह का व्यक्ति होगा, किस व्यक्ति ने मुझसे किस तरह से बात करी, मैं उस बात करने के तरीके से उसके बारे में अंदर एक इमेजिन करूंगा कि वो व्यक्ति किस तरह का होगा। स्पष्ट नहीं होगा, वो अस्पष्ट होगा, नॉट क्लियर। और हर व्यक्ति के 10 अलग अलग मुखड़े होते हैं। कोई व्यक्ति टीचर के सामने किस तरह से होता है, बच्चों के सामने किस तरह से होता है, मार्केट में जाता है तो किस तरह से होता है। हर टाइम उसके मुखड़े अलग अलग होते हैं। अंदर की होता तो चेहरा वही है,
परंतु अंदर की फीलिंग्स हर टाइम पर अलग अलग है। तो वेगुनेस से अस्पष्टता है, द ग्लीम ऑफ ग्लासीनेस है इन अवर आईज। तो जो दर्पण में देख रहे कर रहे हैं, तो जो एक आप लोग को जो एक मजा आता है दर्पण में, जो ग्लासीनेस चमक देता है, पर चमक फील करते हैं, तो वही लोगों के अंदर झांकना करने का आप लोग को एक इंटरेस्ट पैदा होता है। वही वेगुनेस होती है, स्पष्टता होती है, हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर आपका जो लुकिंग ग्लास स्मिसेज, ये जो मेन टर्म है लुकिंग ग्लास स्मिसेज, तो यहाँ पर ये मान के चलना जब इंसान की अगर इमोशंस खत्म हो जाएंगे तो वो एयरलेस हो जाएगा, शेलो हो जाएगा, बाल्ड हो जाएगा, और ये संसार रहने लायक नहीं होगा। यहाँ पर हम जो एक दूसरे से मिलते करते हैं, एक दूसरे को दर्पण में देखते हैं, इसका मतलब है हम एक दूसरे के अंदर झांक रहे हैं। ये जो एक दूसरे को देख रहे हैं, कर रहे हैं, झांक रहे हैं, अंदर की चीजों के इमोशंस को हम समझ रहे कर रहे हैं, ये क्या काम करेगी इन अवर आइज। एंड द नोवेलिस्ट इन फ्यूचर विल रियलाइज मोर एंड मोर। ये जो नोवेलिस्ट हैं यही इन चीजों को रियलाइज करेंगे। आगे जाकर जितने भी लिखने वाले राइटर्स होंगे वो इन्हीं को ही रियलाइज करके लिखेंगे। इंपॉर्टेंट दिस रिफ्लेक्शंस मोर एंड मोर द इंपॉर्टेंट ऑफ दीज रिफ्लेक्शंस। तो यहां पर रिफ्लेक्शंस भी आपकी ह्यूमन फीलिंग्स के लिए। तो किसको इंपॉर्टेंस देंगे? ह्यूमन फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देंगे, ह्यूमैनिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, सिंपैथी को इंपॉर्टेंस देंगे। फॉर ऑफ कोर्स देयर इज नॉट वन रिफ्लेक्शन बट एन ऑलमोस्ट इन्फिनिट फिगर। और यहाँ पर केवल एक ही रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर दो बहुत सारे होंगे, जो कि मैंने क्या बताया, एक ही व्यक्ति के अंदर अंदर की कई अलग अलग चीजें छुपी होती है। तो रिफ्लेक्शंस भी बहुत सारे होंगे। दोज आर डेप्थ दे विल एक्सप्लोर। और वो जो नॉवेलिस्ट होंगे वह इन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, इनके बारे में ज्यादा अनुसंधान करेंगे, ज्यादा रिसर्च करेंगे, उनके ऊपर लिखेंगे। दो द फैंटम्स। अब ये जो फैंटम वर्ड है यह भी इसी चीज के लिए है कि फैंटम का मतलब वेग्यूनेस। जो आपको क्लियर जो दिखाई दे रहा है वो भूत कभी दिखता है क्या? नहीं दिखता, अपन उसको इमेजिन ही करते हैं। तो यहां पर जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, एक दूसरे के प्रति जो इमेजिनेशंस हैं, दैट इज द फैंटम। आप समझ रहे हैं? जो इमेजिनेशंस होती है, जो इंसान की जो सोच है एक दूसरे के प्रति, एक तो एक वर्ड इसमें दोबारा आएगा, रियलिटी वर्ड। तो जो जो इंसान देख रहा कर रहा है वो अलग चीज है, और जो किसी चीज के बारे में जान रहा है कर रहा है, किसी चीज के बारे में थिंकिंग कर रहा है, डेप्थ में जाकर सोच रहा कर रहा है, और जो निकल के आ रही है, दिस इज द एक्सप्लोरेशन। जो एक्सप्लोर करेंगे नॉवेलिस्ट उसी की चीज के बारे में लिखेंगे, और सब क्या है, ये फैंटम है ये। तो दोज द फैंटम, जो कि दिखती नहीं है, जिनके बारे में ओनली कल्पना करी जाती है, इमेजिन करी जाती है। दे विल परस्यू, इनको वो परस्यू करेंगे, इनका पीछा करेंगे, इनके बारे में लिखेंगे। लिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी मोर एंड मोर आउट ऑफ देयर स्टोरीज। उनकी स्टोरीज को क्या बाहर निकाल देंगे, रियलिटी को, और इस चीजों के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। एंड सॉरी, description of reality more and more out of their stories, taking a knowledge of it for granted। इसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेंगे, एज द ग्रीक्स डिड एंड शेक्सपियर परहैप्स। और शायद ऐसा ही ग्रीक्स ने किया, और ऐसा ही शायद शेक्सपियर ने किया। तो जो शेक्सपियर ने किया, ग्रीक्स ने किया, उन्होंने भी अंदर की थॉट को, सिंपैथी की थॉट को, ह्यूमन फीलिंग्स के थॉट को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, उसके बारे में लिखा। ऐसे आगे जाकर नोवेलिस्ट भी करेंगे। बट दीज जनरलेशन आर वेरी वर्थलेस। परंतु इस तरह का सामान्यकरण वर्थलेस है। सामान्यकरण, जनरलाइजेशन, ये वर्ड भी आपको खाएगा, समझाता हूं। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सामान्यकरण, यो वर्ड हिंदी का और इंग्लिश का समझ में नहीं आएगा। जनरलाइजेशन एक टर्म है, जब कोई भी चीज सामान्य हो जाती है, जनरल वे में होने लग जाती है, उसको बोलेंगे जनरलाइजेशन। दूसरा,
जब किसी चीज के बारे में, कॉन्सेप्ट को लेकर के, फैक्ट को लेकर के कोई चीज बताई जाती है, फिर समझना, जब किसी फैक्ट को लेकर के या कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई चीज बताई जाती है, जैसे यहां पर मैंने बताया कि नोवेलिस्ट ऐसा 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 करेंगे, जैसा कि ग्रीक्स ने किया और शेक्सपियर ने किया, दैट इज कॉल्ड द जनरलाइजेशन। फिर समझना, जब किसी फैक्ट के तौर पर फॉर इंस्टेंस के उदाहरण देकर के किसी स्टेटमेंट को करना, दैट इज कॉल्ड द जनरलाइजेशन। तो यहां पर यह जनरलाइजेशन किस तरह का है? वर्थलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है, बेतुकापन है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूं। ठीक, तो दिस जनरलाइजेशन आर वेरी वर्थलेस। क्यों? द मिलिट्री साउंड ऑफ वर्ड इज एनफ। शब्द की तो मिलिट्री साउंड ही बहुत होती है। शब्द की मिलिट्री साउंड मतलब शब्द ही अपना में बहुत पावरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? द मिलिट्री साउंड ऑफ द वर्ड इज एनफ, इट रिकॉल्स लीडिंग आर्टिकल्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, ये हमें किसकी याद दिला रहे हैं? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, मैगजीन्स में जो या फिर जो आर्टिकल्स होंगे मेन इंपॉर्टेंट, उन आर्टिकल्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, अ होल क्लास ऑफ थिंग्स इंडीड विच, एक ऐसे वर्ग की, एज ए चाइल्ड वन थॉट द थिंग इटसेल्फ, एक जैसे बच्चा करता है अपना आप ही करता रहता है, उसको किसी और से मतलब नहीं होता, वैसे यहां पर उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं कि वो खुद ही अपने आप में थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हो, कर रहे हैं, वो किसी से कोई मतलब नहीं है। द स्टैंडर्ड थिंग, वो अब खुद ही अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया उन्होंने, फ्रॉम विच वन कुड नॉट डिपार्ट से एट द रिस्क ऑफ नेमलेस डैमेनेशन। और उस चीज से, उनकी सोच से कोई बच नहीं सका। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी उनकी थॉट के अंदर गया, या जो भी कुछ भी उस थॉट में से साथ में रहा, वो लानत है। डैमेनेशन का मतलब लानत है, धिक्कार है। नेमलेस, उसको नाम भी नहीं दिया जा सकता। जो कुछ भी उन्होंने किया वो धिक्कार है, ऐसा धिक्कार, ऐसा लानत है जिसका नाम भी नहीं है। नेमलेस डैमेनेशन। जनरलाइजेशन ब्रिंग बैक सम हाउ संडे इन लंदन। वापस से जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जो अब यहां पर एग्जांपल देकर बोल रहे हैं वो, कि ब्रिंग बैक, किसी तरह संडे वापस आया। संडे आफ्टरनून वॉक्स, संडे के अंदर घूमना, संडे लंचन, संडे के अंदर दोपहर का भोजन किस तरह का है, एंड ऑल्सो वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ द डेट क्लोथ एंड दैट हैबिट्स। और डेट्स के बारे में कैसी बातें करनी है, क्लोथ्स के बारे में कैसी बातें करनी है, हैबिट्स के बारे में किस तरह की बातें करनी है। लाइक द हैबिट ऑफ द सिटिंग ऑल टुगेदर इन द वन रूम, एक रूम के अंदर सही बैठकर एक साथ हैबिट के बारे में किस तरह की बातें करेंगे, अंटिल ए सर्टेन हार, एक निश्चित समय तक। तो संडे के अंदर क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो कुछ बनाया करा, दैट इज कॉल्ड ब्लू लॉज। ये सब ब्लू लॉज की कैटेगरी में आते हैं। आप समझ रहे, ये है ब्लू लॉज, BLUE, ब्लू लॉज। तो ये जो ब्लू लॉज है, इन्होंने क्या करा, जनरलाइज कर दिया एक फैक्ट के आधार पर कि संडे किस तरह का मनाएगा, आपका इस तरह से मनाएगा। आपके पर्दे किस तरह के होंगे, या आपका टेबल क्लॉथ किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो जो फैक्ट उन्होंने डाल दिए, ये जनरलाइजेशन है। फैक्ट के अकॉर्डिंग आपके काम जो चलेंगे वो जनरलाइजेशन हो गया। जैसे ऊपर बताया उन्होंने, जनरलाइजेशन क्या हुआ, शेक्सपियर ने और जैसा उसने किया वैसा नॉवेलिस्ट करेंगे, ये जनरलाइजेशन है। वैसे यहां पर जनरलाइजेशन क्या हो गया, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो ब्लू लॉज बनाए, मैंने फिर बोला BLUE, जो ये ब्लू लॉज बनाए संडे के लिए लेकर के, डेट्स को लेकर के,
हैबिट्स को लेकर के, जो ब्लू लॉज बनाए, या फिर जो आगे अपन पढ़ेंगे टेबल क्लॉथ को लेकर के जो लॉज बनाए हैं, ये फैक्ट का काम करेंगे, इनको फॉलो किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन ब्रिंग बैक somehow Sunday in London, Sunday afternoon walks, Sunday luncheons, and also way of speaking of the dead, clothes and habits, like the habit of sitting all together in one room until a certain hour, although nobody liked it. Although यद्यपि इस चीज को किसने भी पसंद नहीं किया, परंतु किसने इम्पोज किया, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, ए होल क्लास जो खुद ही करती थी, जो खुद ने ही किया, एक स्टैंडर्ड बना दिया, किसी की नहीं सुननी, बच्चे की तरह करते गए, चाइल्डिश वर्क। तो संडे लंचन्स वट एवर, तो ऑल दो नो बडी लाइक इट, किसी ने इसको पसंद नहीं किया। देर वॉज ए रूल फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक रूल था। द रूल फॉर टेबल क्लॉथ एट द पर्टिकुलर पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड में टेबल क्लॉथ के लिए भी रूल था कि टेबल क्लॉथ किस तरह का होगा। वॉज द शुड बी मेड ऑफ टेपेस्ट्री विद द लिटिल येलो कंपार्टमेंट्स मार्क्ड अपॉन देम, जिसके ऊपर पीले रंग के डिब्बे बने होंगे। टेपेस्ट्री एक पर्दे के टाइप को बोलते हैं, तो टेपेस्ट्री का बना होगा पर्दा। टेपेस्ट्री किस तरह का होगा, जिसके ऊपर येलो कलर के खाने बने होंगे। तो आप इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को, तो इस तरह का पर्दा कोई है जो उस पर्दे के वो टेबल क्लॉथ बने होंगे। और इस तरह के कहाँ मिलेंगे अपने को, तो सच एज यू में सी इन फोटोग्राफ ऑफ द कारपेट्स इन द कॉरिडोर ऑफ द रॉयल पैलेसेस। तो जो रॉयल पैलेसेस है वहाँ कॉरिडोर में के कारपेट्स की फोटो के अंदर आपने इस तरह के फोटो देखे होंगे। हाउ शॉकिंग एंड येट हाउ वंडरफुल इट वाज टू डिस्कवर दैट दीज रियल थिंग्स। ये कितना शॉकिंग है, कितना शॉक कर देने वाला है, येट वंडरफुल भी है। इट वाज टू डिस्कवर दैट दीज रियल थिंग्स, इन रियल थिंग्स को लेकर के। संडे लंचन्स, संडे वॉक्स, कंट्री हाउसेस, देहात के घर, एंड टेबल क्लॉथ्स वर नॉट एंटायरली रियल, ये पूरी तरह से रियल नहीं थे। वर इंडीड हाफ फैंटम, ये हाफ फैंटम या फुल फैंटम, ये इस वर्ड में मत जाना। ये हाफ फैंटम ही क्यों बोला है या फुल फैंटम क्यों नहीं बोला, एक्चुअल में ये एक टर्म होती है। अपन किसी, ये तो आधा पागल है या ये पूरा पागल है, तो ये एक आधा पागल है पूरा पागल है, एक टर्म है केवल बोलचाल की, कोलोक्वियल लैंग्वेज में। तो एक कोलोक्वियल लैंग्वेज है वाले कि हाफ फैंटम है, ये भी फैंटम ही है जो हॉरिबल है। यहाँ फैंटम का मतलब हॉरिबल है। इस तरह के जो डिसीजन लिए गए ये हॉरिबल थे, ये वाले, ये फैंटम थे। ये शुरू से लेकर चलते रहे, अभी तक पीछा कर रहे हैं। ये पहले भी थे और अभी पीछा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, फैंटम जो अस्पष्ट है, जो हॉरिबल है, जो रियल नहीं है, पहले भी थे और उसकी वजह से वो अभी भी चल रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, क्या चला गया, हाउ शॉकिंग एंड येट हाउ वंडरफुल इट वॉज टू डिस्कवर दैट दीज रियल थिंग्स, संडे लंचन, संडे वॉक्स, कंट्री हाउसेस, टेबल क्लॉथ्स वर नॉट एंटायरली रियल, वर इंडीड हाफ फैंटम, एंड द डैमनेशन, लानत थे, which visited the disbeliever in them was only a sense of illegitimate freedom। ये केवल क्या है, सॉरी, which visited the disbeliever in them was only a sense of illegitimate freedom। अब ये illegitimate freedom क्या है, डिसबिलीवर कौन है, जिन्होंने इन चीजों पर बिलीव नहीं किया, काफिर हो गए। समझ रहे हैं, जो काफिर हो गए, जो डिसबिलीवर हैं। इन देम वाज ओनली, तो उनके लिए तो क्या थी ये,
इलेजिटिमेट फ्रीडम थी, अवैध फ्रीडम थी। कानून ने उनको फ्रीडम नहीं दे रखी थी, परंतु वो डिसबिलीवर थे। तो उनको जो फ्रीडम मिली हुई थी, किस तरह की फ्रीडम हुई? इलेजिटिमेट फ्रीडम हुई। And the damnation which visited the disbeliever in them was only a sense of illegitimate freedom. वो तो एक illegitimate freedom थी, लॉ के द्वारा नहीं थी। It was not given by a law, क्योंकि वो कौन थे? डिसबिलीवर थे। What how sorry what now takes the place of those things? I wonder, क्या चीजें अब इन चीजों का स्थान लेगी? अब क्या चीज इनके बजाय क्या चीज आ जाएंगी? आई वंडर दोज रियल स्टैंडर्ड थिंग्स, नई चीज क्या आएगी अब? मैन परहैप्स शुड यू बी ए वुमन। वॉट नाउ टेक्स द प्लेस ऑफ दोज थिंग्स? आई वंडर दो रियल स्टैंडर्ड थिंग्स, मैन परहैप्स शुड यू बी वुमन। शुड यू बी अ वुमन, क्या आपको एक औरत होना चाहिए? आप एक औरत हो जाएंगे कैसे? तो मैन परहैप्स, शुड यू बी को छोड़ देना, मैन परहैप्स द मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू विच गवर्न्स अवर लाइव्स, विच सेट्स द स्टैंडर्ड, विच एस्टैब्लिश द व्हाइट आकाश टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी। मेन कौन होते हैं? मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपनी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, जिसके अंदर मेन जो आदमी होते हैं, जो पुरुष, जिसको बोल सकते हैं पुरुष प्रधान। तो जो पुरुष प्रधान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो मेन कौन होते हैं? जो अपनी लाइफ्स को गवर्न कर रहे हैं, वही हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। हमें कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, हमें किस तरह कपड़े पहनना चाहिए, हमें कैसे बाहर घूमना चाहिए, हमें किस तरह खाना खाना चाहिए, वो सब कहाँ से आ रही है? मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। तो आपको तो क्या हो जाना चाहिए? औरत। तो शुड यू बी ए वुमन, द मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू विच गवर्न्स यूर आवर लाइव्स, विच सेट्स द स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, लाइव्स को गवर्न करते हैं, विच एस्टैब्लिश्ड, जिसने एस्टैब्लिश किया है व्हाइट आकर्स टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी, जिसने व्हाइट आकर की जो वरीयता क्रम है उसको सेट किया है, एस्टैब्लिश किया है, विच हैज बिकम सपोज सिंस द वॉर। अब व्हाइट आकर के टेबल के ऊपर अपन बाद में बात आगे वाले पैराग्राफ में ज़्यादा बात करेंगे। तो स्पेशली देख लेते हैं कि व्हाइट आकर का क्या है? एक बुक है जिसके अंदर हायरार्की दे रखी है कि कौन सी पोस्ट कैसे टेक्सोनोमी टाइप हो रही है कि किसके बाद में कौन, किसके बाद में कौन, किसके बाद में कौन, एक जो हायरार्की बनी हुई है। तो ऊपर वाले ने गवर्न किया, नीचे वाले को फॉलो करना पड़ेगा। जो कैबिनेट ने किया वो हमें करना पड़ेगा, जो मैन ने किया वो वुमेन को करना पड़ेगा। तो यू शुड बी अ वुमेन। तो विच हैज बिकम, आई सपोज सिंस द वॉर, जो वॉर से क्या हो गया है? हाफ फैंटम टू मेनी मैन वुमेन। ये सब चीजें क्या हो गई? फैंटम हो गई है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये जो चीजें हैं, जो मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू की अपन बात कर रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस तरह के लीडिंग लेटर्स लिखे हैं, आर्टिकल्स निकाले हैं, ब्लू लॉज बनाए हैं, जो हमें गवर्न कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे संडे की सब कुछ चीज़ें फिक्स कर दी है, ये सब क्या है? फैंटम है, हॉरिबल है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, आ रही है और आगे भी करती रहेंगी, एंड सो ऑन। तो आई सपोज सिंस द वॉर हाफ फैंटम टू मैनी मैन एंड वुमेन विच सून, लेकिन क्या हो जाएगा? विच सून वन मे होप विल बी लाफ्ड इनटू द डस्टबिन, जो कूड़े में दान में चली जाएगी। वेयर द फैंटम्स गो, जहां पर
सब फेंटन में चले जाएंगे। महोगनी साइड बोर्ड्स, महोगनी एक ट्री का नाम है, उसकी लकड़ी है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें वो डाल रही है एक तरह से कि यहाँ सब ऐसे चीज़ें जहाँ पर सब कुछ चीज़ें चली जाएगी। क्या क्या चीज़ जाएगी? लैंडस्केप प्रिंट, एक जो लैंडस्केप एक जो पेंटर था उसकी जो पेंटिंग करेगा वो सब भी चली जाएंगी। गॉड्स एंड डेविल्स, भगवान और भूत सब चले जाएंगे। हेल एंड सो फोर्थ, इसी तरह की सब चीज़ें, मतलब वो करिए कि एक जो लाइफ है या जो सब कुछ चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी। वो सब चीज़ें डस्टबिन में चली जाएगी। द डेविल्स, गॉड्स, मोगनी, लेंसिल प्रिंट, साइनबर्ड, फैंटम, वट एवर, हेल गो एंड सो हेल एंड सो फोर्थ, लिविंग अस ऑल विद एन इंटॉक्सिकेटिंग सेंस ऑफ इलेजिटिमेट फ्रीडम। और वापस किस तरह की सेंस मिलेगी हमें? इंटॉक्सिकेटिंग, बस मदहोश करने वाली, मतलब ऐसी फीलिंग जो अपने आप में है, परंतु कैसी फीलिंग है? इलेजिटिमेट फ्रीडम है, जो कानून ने आपको नहीं दी है, जो लॉ ने आपको नहीं दी है। कहीं भी लिखा हुआ नहीं होगा कि आपको इस तरह की फ्रीडम दी जाती है। जब ये सब चीज़ चली जाएंगी तो आप फ्री हो जाओगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इफ फ्रीडम एग्जिस्ट, अगर फ्रीडम रहती भी है। वापस से एलिप्स हो गया कि जहाँ पर कुछ और भी चीज़ें थी लेकिन वो कह नहीं पाई आगे। तो ये जो रिदम बना हुआ यहाँ पर कि ये विच हैज़ बिकम आई सपोज सिंस द वॉर हाफ फैंटम टू मैनी मैन एंड वुमेन विच सून वन में होप विल बी लव्ड इन टू द डस्टबिन, एक के बाद एक जो चीज़ चल रही है, will be laughed into the dustbin where the phantom goes, the mahogany sideboards, the lentil print, ghosts and devils, hell and so forth, living us all, सब चीज़ें चली जाएगी कूड़ेदान के अंदर। और हमें एक फ्रीडम मिलेगी, परंतु वो फ्रीडम हमें लॉ के द्वारा नहीं मिलेगी, वह इलेजिटिमेट फ्रीडम रहेगी। इफ फ्रीडम एग्जिस्ट, अगर फ्रीडम है। तो आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो वी विल soon be back. Okay, thanks.